एविडेंसेस हैं रामायण के। रामायण में वर्णन की हुई जनजातियों का हमने डीएनए एनालिसिस किया। 5-6,000 ईयर्स पहले वो ट्राइब्स उसी नाम से जानी जाते थे जो आज भी जानी जाती हैं। हमने देखा नॉर्थ इंडियन माइग्रेशन, नॉर्थ इंडियन एलीट ग्रुप जाता है साउथ श्रीलंका में और अपनी लैंग्वेज को देता है। वो इतना एलीट है वो ग्रुप कि जो लोकल जो लोग हैं वहाँ के उस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेते हैं। सिंहलीज को आप अगर प्लेस करेंगे तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज उसको आप रखोगे। हम काम कर रहे हैं सनौली पे, वहाँ पे रथ मिला, एक वार चैरियट है। वो ऐसा रथ है जिसमें कि सोने की भी नेल्स लगे हुए हैं, कॉपर का नेल्स लगे हुए हैं। रथ को देख के लगता है कि कोई एक राजा उसका जो है स्वामी रहा होगा। उसी टाइम पे हमें बहुत सारे वेपन्स मिलते हैं उस एरिया में, लाखों वेपन्स मिलते हैं, डेडली वेपन्स हैं। वो एक हार्पून का जो वजन है 4 to 5 kg। अगर किसी के ऊपर अटैक हुआ कोई बचने के चांसेस इम्पॉसिबल है। ये भारत की सिविलाइजेशनल हिस्ट्री कितनी पीछे तक जाती है? अबाउट 1 लाख ईयर्स अगो धरती के कुछ ही भागों पे ह्यूमंस थे, जैसे कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड कुछ पार्ट था सदर्न अफ्रीका के, वहाँ पे ह्यूमंस थे। हिंदुस्तान में अगर देखा जाए इंडिया में तो 70,000 ईयर्स पहले यहाँ पे पहला जो है इंसान का कदम पड़ा। जैसे होमोसेपियंस माइग्रेट करके भारत की तरफ बढ़े होंगे तो यहाँ जब आए होंगे तो उनको होमोसेपियंस तो मिले नहीं होंगे। यहाँ पे होमनिड्स थे, हमें टूल्स मिलते हैं यहाँ पे, हाथों द्वारा बनाया हुआ टूल्स, जिसका एज जो है 15 लाख साल पहले तक पत्थर के टूल्स मिलते हैं। कि जो होमोसेपियंस था वो बहुत सारे अदर होमिनिड्स से इंटरमिक्सिंग भी हुआ। एक और ब्रांच है होमिनिड्स का, इसको बोलते हैं डेनिसोवंस, तो उससे भी ह्यूमन जो है मिक्स किया। तो तिब्बत के जो लोग हैं उनके अंदर जो एडॉप्टेशन वाला जो जीन है वो आई डेनिसोवन से आई। तो आपको लगता है क्या मैटर जैसे अपने आप को आगे बढ़ा रहा है तो मैटर से जुड़ी हुई कॉन्शियसनेस भी अपने आप को इवॉल्व कर रही है? एक मेडिटेशन से, 1 घंटे के मेडिटेशन से आपकी पूरी की पूरी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे, एटॉमिक लेवल पे चेंजेस होंगे। डीएनए का जो एक्सप्रेशन है आप उसको मेंटली आप उसको चाहो तो सब कंट्रोल कर सकते हैं। तो एएसआई एनआई में भी बहुत डिफरेंस तो होगा नहीं? कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि तमिल ब्राह्मण्स हुए उसमें ज्यादा नॉर्थ इंडियन एंसेस्ट्री है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए नॉर्थ टू साउथ सबकी जेनेटिक एंसेस्ट्री ऑलमोस्ट सेम है। एक ही कम्युनिटी के लोग हैं बट उनके बीच में शादियां नहीं हुई हैं। सेम गोत्र में शादी उसको पाप माना जाता रहा होगा। गोत्र सिस्टम कितना पावरफुल एक सोशल टूल था जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों से बचने का मौका मिला। बट उसके बाद जो रूढ़िवादी लोगों ने कास्ट बनाया है जो कि एक तरह से काफी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बुरा भी है। मैं अयोध्या जैसी एक बेल्ट में पैदा हुआ हूँ कि मैं कितना अरेबिक, कितना मंगोलियन या कितना प्योर इंडियन। मैं ब्राह्मण हूँ, गंगा प्लेन का, यूपी का। हमने काम किया है, दलितों पे भी काम किया है, तो हमें तो जेनेटिक डिफरेंस नहीं देखने को मिला। ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है दलितों एंड ब्राह्मण में। ये तो मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ यहाँ जेनेटिकली, मेरे पास डेटा भी है। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते। हम बहुत दिन से आपसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं और फाइनली आज हम मिल पा रहे हैं। हाइपर क्वेस्ट पर पिछले 2 साल से हम लोग भारत की सिविलाइजेशन पर मंथन कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग स्क्रिप्चरल एविडेंसेस लेते हैं, इसके साथ साथ हम आर्कियो एस्ट्रोनॉमी पर बात करते हैं। आर्कियोलॉजिकल भी जो एविडेंसेस हैं उस पर हम बात करके एक बार देखने का प्रयास करते हैं कि भारत का जो इतिहास है कितना प्रचुर है। तो जहाँ ये हमें देखने को मिलता है कि भारत एक ऐसी सभ्यता है जिसका इतिहास इतना बड़ा है, वहीं दुर्भाग्यपूर्ण ये भी लगता है कि उस इतिहास को हम बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए हैं। अगर डॉक्यूमेंट किए भी हैं तो हर एक चीज़ पर कुछ ना कुछ हमें विरोधाभास मिलेगा, कुछ डिफरेंट थेरीज मिलती हैं। पर आपके साथ बैठने में मुझे ये था कि आप आर्कियोजेनेटिक्स में काम कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काम कर रहे हैं, एक साइंटिफिक व्यू पॉइंट से हम भारत की हिस्ट्री को समझ पाएंगे। तो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट था ये कि आपके साथ बैठूं और समझने का प्रयास करूं कि भारत का इतिहास कैसा है। और पहला प्रश्न तो मेरा यही रहेगा कि इसी से प्रारंभ करते हैं। आप जितना पीछे मुझे ले जा सकते हैं, दर्शकों को ले जा सकते हैं, उतने पीछे ले जाइए कि भारत के लोग कहाँ से कैसे सेटल हुए, यहीं पर उनका ओरिजिन है या बाहर से आकर सेटल हुए। इस पर आइडियोलॉजिकल वॉर्स भी हैं, बट हम प्योर साइंटिफिक व्यू पॉइंट से जानना चाहते हैं कि भारत की ये सिविलाइजेशनल हिस्ट्री कितनी पीछे तक जाती है। देखिए मेरी जो लिमिटेशन ये है कि जो भी मैं आपके सामने फैक्ट पेश करूँगा वो सारे फैक्ट्स होंगे साइंटिफिक। जैसे हिस्टोरियंस बात करते हैं डेटा इकट्ठा करके और जो भी उनके नैरेटिव्स होते हैं उनको सेट करते हैं। तो जैसा कि आपने पूछा कि जो भारत का जो इतिहास है, जो होमो सैपियंस है हिंदुस्तान में कब से है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अबाउट 1 लाख ईयर्स अगो 1 लाख साल पहले धरती के कुछ ही भागों पे ह्यूमंस थे, जैसे कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका
एंड कुछ पार्ट था सदर्न अफ्रीका के, वहाँ पे ह्यूमंस थे। तो जो हमारा इतिहास है काफ़ी जो टाइम स्केल में काफ़ी संकुचित है। तो 1 लाख ईयर्स आप जाओगे पहले तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा होमो सैपियंस के ट्रेसेस। बट और भी होमिनिड्स थे, जैसे कि हम बात करते हैं पेकिंग मैन, जावा मैन और होमो इरेक्टस, वो लाइकली हो सकता है कि साउथ एशिया में रहे हों, बट होमो सैपियंस कहीं नहीं थे। और 70,000 साल से लेकर के 1 लाख साल पहले जो फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन स्टार्ट हुआ अफ्रीका से, ठीक है, वहाँ पे एक बहुत ही त्रासदी आई, सूखा पड़ा, जो सबसे जो है बेस्ट फिटेड मॉडल है, सूखा पड़ा और वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हुआ और डिफरेंट वेव्स ऑफ माइग्रेशन हुए। और जो जो सबसे अर्लीस्ट वेव है वो है साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो है माइग्रेशन हुआ। उसके बाद जो है सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन हुआ टुवर्ड्स यूरोप, वेस्ट यूरेशिया। तो हिंदुस्तान में अगर देखा जाए, इंडिया में, तो 70,000 ईयर्स पहले यहाँ पे पहला जो है इंसान का कदम पड़ा, होमो सैपियंस का। बट उसके पहले भी यहाँ पे होमनिड्स थे, ह्यूमन लाइक जो था, एक मनुष्य हो सकते हैं कि यहाँ पर रहे हों, उसके एविडेंसेस मिलते हैं हमें, टूल्स मिलते हैं यहाँ पे, हाथों द्वारा बनाया हुआ टूल्स, जिसका एज जो है 15 लाख साल पहले तक पत्थर के टूल्स मिलते हैं, ठीक है। वो होमो सेपियंस नहीं थे। वो होमो सैपियंस नहीं थे। अच्छा। वो हमारी एक सिस्टर स्पीसीज रही होगी, बट उसके हमारे पास कोई फॉसिल एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमारा इतिहास 70,000 साल पहले स्टार्ट हुआ भारत का, इन डीप पास्ट ऑफ टाइम। उसके बाद से डिफरेंट माइग्रेशंस, एक्सटिंक्शन के प्रोसेस हुए और सर्वाइवल के लिए जो है लड़ाइयाँ हुई, एडॉप्टेशन हुआ, डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रेशर हुआ। उसके बाद से एलजीएम आया, लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा, उसमें जो है कुछ पार्ट ऑफ इंडिया के भी जो है अफेक्टेड हुआ। तो माइग्रेशंस होते गए, मिक्सिंग्स हुई, डिफरेंट वेव ऑफ माइग्रेशंस हुए और उससे जो है बाद में जो है हमारा एक साउथ एशियन स्पेसिफिक जो है एंसेस्ट्री डेवलप हुई। तो 70,000 साल से लेकर के अभी तक माइग्रेशंस के बहुत सारे इवेंट्स हुए, मिक्सिंग के इवेंट्स हुए, एक्सटिंक्शन के इवेंट्स हुए और उसमें जाकर के हम जो है बचे। तो जो अभी जो ह्यूमन है हिंदुस्तान में, उसमें आपको तरह तरह की एंसेस्ट्री मिलेगी। नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो उसकी एंसेस्ट्री का जो पैटर्न अलग होगा, साउथ इंडिया में उसके एंसेस्ट्री के पैटर्न्स अलग होंगे। ऑस्ट्रोएशियाटिक जो ट्राइब्स हैं, जैसे कि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में, उनका जो एंसेस्ट्री का कंपोनेंट्स अलग होगा। बट अगर हम सबको मिला लें तो 95% जो एंसेस्ट्री है ऑलमोस्ट सेम है। जो डिफरेंसेज है सिर्फ 5% में ही है, 5 to 6% में। उसी डिफरेंसेस को लेकर के हम बात करते हैं कि कौन किसके क्लोज है, कौन कितना डिफरेंस है। फिर उसको हम फिर लैंग्वेज से जोड़ते हैं कि अगर कोई एक ग्रुप है जो एक दूसरी लैंग्वेज में बात कर रही है, दूसरा ग्रुप दूसरी लैंग्वेज में बात कर रही है, बट उनकी जेनेटिक एंसेस्ट्री सेम है। तो जो लैंग्वेज है वो तो बहुत तेज़ी से चेंज होती है, बट जो हमारी एंसेस्ट्री है वो हमारे शरीर के अंदर रहती है और वो जो है उसको हम ट्रेस बैक कर सकते हैं अप टू 10,000 15,000 ईयर्स पहले तक जा सकते हैं और देख सकते हैं कि उसका जो है इवोल्यूशन कैसे रहा होगा, उसकी जो माइग्रेशन हिस्ट्री कैसे रही होगी, उसके एंसेस्टर कैसे रहे होंगे। वो सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, 2 क्विक क्वेश्चंस हैं मेरे। एक तो मुझे ये समझ में आया कि होमो सेपियंस के पहले जो दूसरी स्पीसीज थी वो थी अक्रॉस ग्लोब थी। होमो सेपियंस अफ्रीका में इवोल्यूशन उनका हुआ। तो आपको क्या लगता है वहाँ ऐसी क्या नेचुरल सिलेक्शन हुआ होगा कि होमो सेपियंस एक्सप्रेस हो पाए? कुछ स्पेशल? देखिए, जो रीज़न है वो हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारा जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है वो है चिंपैंजी। तो जब डीएनए देखा गया चिंपैंजी का और होमो सैपियंस का, तो उसमें काफ़ी समानता मिली। 99% के आसपास जो है हमारा डीएनए एक है। और अफ्रीका में हम इसलिए बोलते हैं कि ह्यूमन इवॉल्व हुआ क्योंकि जो जितने भी ह्यूमन के फॉसिल मिलते हैं एंड टूल्स मिलते हैं वो अफ्रीका में ही मिलते हैं, होमो सैपियंस द्वारा बनाया गया हुआ टूल। अगर हमें इंडिया में मिलता है होमो सैपियंस द्वारा बनाया हुआ टूल 1 लाख साल पहले, तो हम क्लेम कर सकते हैं कि जो ह्यूमन है वो इंडिया में इवॉल्व हुआ। लेकिन हमें कोई टूल नहीं मिलता है। वैसे यूरोप में कोई टूल नहीं मिलते हैं जो कि 1 लाख साल पहले जिसका डेट जाए। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलता है, अमेरिका में नहीं मिलता है। तो जो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 साल के पहले के जो टूल्स मिलते हैं होमो सैपियंस के, वो अफ्रीका में ही मिलते हैं। तो इससे ये एक हाइपोथेसिस निकल के आती है कि मॉडर्न ह्यूमन अफ्रीका में ही इवॉल्व हुआ होगा। तो इसमें कोई स्टडी ऐसी हुई है क्या कि अफ्रीका की क्या वो इन्वायरमेंट या नेचुरल टेंडेंसीज थी कि जो अलग अलग जगह पे होमो सेपियंस नहीं इवॉल्व हुए, अफ्रीका में ही स्पेशल ऐसा क्या? देखिए, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में होमिनिड्स थे, हाँ, ह्यूमन लाइक स्पीसीज, बट
ऐसे 10 स्पीसीज है ह्यूमन लाइक स्पीसीज, तो उसमें से कोई एक ही जो है डाइवर्सिफाइड होगा, उसके डीएनए में कुछ चेंजेस होंगे जो कि एक अलग ब्रांच बनाएगा, ठीक है। और ये सब जो प्रोसेस होता है ना, रैंडम होता है, कि हमारे अंदर कुछ ऐसे म्यूटेशंस हुए जैसे कि हमारे एक अलग ब्रांच आउट हुआ, ठीक है, और वो एक मॉडर्न स्पीसीज को जन्म दिया। ऐसे बहुत सारे स्पीसीज बनते रहते हैं, एक्सटिंक्ट होते रहते हैं, लाखों स्पीसीज धरती पे हैं, उसी में से एक ह्यूमन भी है, ठीक है। तो एक ब्रांचिंग आउट हुआ जो कि एक रैंडम प्रोसेस होता है, इसीलिए जो है वो अफ्रीका में वो म्यूटेशन हो गया और दूसरी जगह नहीं हुआ। तो वो फिर म्यूटेशन हुआ, फिर डाइवर्सिफाइड हुआ, फिर म्यूटेशंस और उसी लाइन में बढ़ते गए, ठीक है। तो वो एक ब्रांच जो है निकला और होमो सैपियंस को का जो है वहां से बर्थ हुआ। ये प्रोसेस जरूर एक स्लो प्रोसेस रहा होगा, मैं आपको सुनता हूँ, और वैसे भी हम सोचेंगे तो हजारों वर्षों का इसमें समय लगता है। एक चीज इसमें और प्रश्न आता है, जैसे होमो सेपियंस माइग्रेट करके भारत की तरफ बढ़े होंगे, तो यहाँ जब आए होंगे तो उनको होमो सेपियंस तो मिले नहीं होंगे। बिल्कुल। तो जो आप मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, वो जो यहाँ के होमिनिड्स थे उनसे भी मिक्सिंग हुई है क्या, ऐसा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। हो सकता है कि मिक्सिंग हुई हो, लेकिन जो होमिनिड्स थे यहाँ पे उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो जो है वो एक ब्लैंक स्पॉट है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जो हमारा डीएनए सीक्वेंस है वो ऑल ओवर दुनिया में जितने भी स्पीसीज मतलब ह्यूमन के जो पॉपुलेशंस हैं उसे पूरी तरह से मैच करती है, तो जिसकी संभावना कम है कि मिक्सिंग हुई होगी। ये भी होता है कि हो सकता है मिक्सिंग हुई हो और जो बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हों होमो सैपियंस के इंडिया में जो एक्सटिंक्ट हो गई हों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर होमो सैपियंस इंडिया में आए और 70,000 ईयर्स पहले तो बहुत सारे ऐसे ह्यूमंस के ब्रांच बने होंगे, वो सारे सर्वाइव किए हों, उसमें से कुछ ही सर्वाइव किए, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो गए। तो जो इसीलिए बोलते हैं जो होमो सैपियंस हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसमें जो समानता काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ चिंपैंजीज देखें अफ्रीका का, तो उसकी जो डाइवर्सिटी होगी वो पूरे जो ह्यूमंस हैं उनके डाइवर्सिटी से 5 गुना ज़्यादा है। अच्छा, सिर्फ अफ्रीका मतलब में इतने तरह के चिंपैंजीज हैं। एग्जैक्टली। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो डीएनए वाइज जो हमारा डीएनए सीक्वेंसिंग जो डेटा है वो ये बोलता है कि जो ह्यूमन डाइवर्सिटी है काफ़ी कम है। अगर आप ग्लोबल डाइवर्सिटी देखें तो एक दूसरे से डाइवर्सिटी तो है, बट जो लेकिन ग्लोबल बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है नहीं। काफ़ी कम है। तो वो एक स्पीसीज के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। मतलब हमारी बहुत ढेर सारी जो ऐसी स्पीसीज हुई जो म्यूटेशन से आई, वो जी नहीं पाई। एग्जैक्टली, वो एक्सटिंक्ट हो गई होंगी। और पास्ट में क्या हुआ कि जो होमोसैपियंस था वो बहुत सारे अदर होमिनिड से इंटरमिक्सिंग भी हुआ, जैसे कि आप यूरोप में देखेंगे निएंडरथल्स। अच्छा। निएंडरथल से होमोसैपियंस मिक्स किया और उसके कुछ डीएनए के जो चंक्स हमारे डीएनए में इंटीग्रेट हुए और जिसको कि हम आज भी कैरी करते हैं। यूरोपियंस में 2 से 3% जो यूरोपियंस हैं उसमें निएंडरथल का डीएनए है, ठीक है। तो वो तो हमें इसलिए चला पता क्योंकि निएंडरथल का हमें डीएनए मिला, हम उसको सीक्वेंस कर पाए, तब चला पता कि हम मिक्सिंग उससे हुई है। वैसे एक और ब्रांच है होमिनिड्स का, इसको बोलते हैं डेनिसोवंस। अच्छा। तो उससे भी ह्यूमन जो है मिक्स किया और डेनिसोवंस के भी जो है हमारे अंदर डीएनए आया। उससे हमें बहुत सारे ऐसे मिले एडवांटेजेस ट्रेट्स मिले, जैसे कि जो है कोल्ड एडाप्टेशन। तो तिब्बत के जो लोग हैं उनके अंदर जो एडाप्टेशन वाला जो जीन है वो आई डेनिसोवन से आई। तो ये भी काफ़ी एक सरप्राइजिंग फाइंडिंग थी जो कि आज के 4-5 साल पहले डिस्कवर हुई। तो ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे मिक्सिंग इवेंट्स हुए हों होमोसैपियंस में, बट हमें पता नहीं उसके बारे में। हो सकता है कि अफ्रीका में ही एक दूसरे स्पीसीज से हम मिक्स हुए हों, बट हमें जो है उसके बारे में पता नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब अफ्रीका से जो होमोसेपियंस जिनको हम समझ रहे हैं, हो सकता है कि हम जो होमोसेपियंस हैं वो एग्जैक्ट सेम स्पीसीज ना हो। एग्जैक्टली। अभी जो आप मिक्सिंग की बात कर रहे थे कि 5% ही डिफरेंस है, बाकी सबकी एंसेस्ट्री लगभग सेम है, ये डिफरेंस 5% का क्यों? अगर हम वही हैं तो जो होमिनिड से मिक्सिंग हुई उसकी वजह से 5% डिफरेंस है? नहीं, जो डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि एक जनरेशन से 2 जनरेशन में जब इंसान जाता है या तीसरे जनरेशन में, तो हमारे डीएनए के अंदर कुछ होते हैं म्यूटेशंस। तो उस म्यूटेशन को रोकने के लिए हमारे एक मैकेनिज्म भी होती है, बट वो मैकेनिज्म भी कभी काम मतलब हो सकता है कि वो उतना फुल प्रूफ काम ना कर पाए, तो वो म्यूटेशंस इकट्ठा होते जाते हैं। तो जैसे मेरे एंसेस्टर्स रहे आज के 20 जनरेशन पहले, ठीक है, और 20 जनरेशन के बाद हम बहुत सारे लोग हो गए, तो हम में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाएगा, ठीक है। जो कॉमन एंसेस्टर होगा वो वही होंगे 20 जनरेशन पहले वाले, बट म्यूटेशंस की वजह से हम जो है हम सबके अंदर एक अलग तरह का एक म्यूटेशन का सेट प्रोड्यूस हुआ और हम अलग होते गए।
वो डिफरेंस इतना लंबा होता जाएगा। 100 जनरेशन पहले, 200 जनरेशन पहले, अगर वो मिक्सिंग नहीं हो रही है, फ्री मिक्सिंग, तो अगर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस बनते जा रहे हैं तो सबके अंदर एक अलग तरह का म्यूटेशन क्रिएट होगा। ठीक है, और उससे हम देखते हैं डिफरेंसेस कितना हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए साउथ इंडियन कोई एक पॉपुलेशन है, मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ, तो अगर हम देखा जाए तो हम 200 जनरेशन पहले एक साथ रहे होंगे, एक एंसेस्टर के रहे होंगे, हमारे एंसेस्टर्स एक रहे होंगे, बट 200 जनरेशन तक हम मिक्स नहीं हुए एक दूसरे से, तो हम एक दो पॉकेट्स बना लिए, एक ग्रुप बन गया, और उन दो ग्रुप के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस पैदा हो गया, जो कि रैंडम म्यूटेशन है। तो उस म्यूटेशन के रेट से हम पता करते हैं कि ये जो दो ग्रुप है इनके बीच में डिफरेंस कितना है। अगर एक जनरेशन को हम माने 25 साल, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 200, ठीक है, जितना म्यूटेशन लोड होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 ईयर्स, एक जनरेशन का टाइम होता है, या 20 साल, और बता सकते हैं कि 3 से 4,000 साल पहले ये जो दो ब्रांचेज सेपरेट हुई होंगी, जिसका कॉमन एंसेस्टर एक रहा होगा। और दो हमें 200 जनरेशन में वो म्यूटेशन बहुत बड़ा फर्क दिख रहा है, लेकिन इमीडिएट जनरेशन में म्यूटेशंस इतने बड़े नहीं होते हैं। इमीडिएट में नहीं चलता है पता, उतना नहीं पता चलता, लेकिन 200 जनरेशन 400 जनरेशन में डिफरेंसेस बहुत बड़े हो जाते हैं। ट्रू। तो जैसे कि हम देखते हैं गोत्रा, जो गोत्र सिस्टम बना है नॉर्थ इंडिया में, इवन साउथ में भी जो गोत्रा है, इवन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी है जी। तो उन जो दो गोत्र के बीच में जो लोग होते हैं, पॉपुलेशंस होती हैं, उनके बीच में एक डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये चलता है, बताया कि 20 जनरेशन पहले या 25 जनरेशन पहले ये पॉपुलेशन एक रही होगी, बट 25 जनरेशन में एक दूसरे से लोग शादियां नहीं की हैं। कुछ गोत्रा में हमें देखने को मिलता है कि 50 जनरेशन पहले का डिफरेंस आता है। इट मीन्स कि स्ट्रिक्ट मैरिज रिचुअल्स रहे होंगे, जिसमें कि हम सेम गोत्र में शादी करना एक जो है एक उसको पाप माना जाता रहा होगा, जैसे कि हमें डिफरेंसेस ज़्यादा देखने को मिलता है। किसी गोत्रा में हमें देखने को मिलता है कि 100 जनरेशन पहले, ठीक है, से एक दूसरे एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, बट उनके बीच में शादियां नहीं हुई हैं। तो ये दर्शाता है कि जो है ये गोत्र सिस्टम कितना पावरफुल एक सोशल टूल था, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों से बचने का मौका मिला। तो आपको लगता है गोत्र सिस्टम के पीछे कैसे वो पहुंचे होंगे कि हमें गोत्र सिस्टम बनाना चाहिए? इसके पीछे कुछ स्टडी हुई है? देखिए, इंडिया एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे जब खेती बाड़ी स्टार्ट हुआ, आज के 6-7,000 ईयर्स पहले, खेती बाड़ी और ये गाय रखना और जो है उसका गाय को पालना, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना, उस समय क्या हुआ कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, बहुत सारे लोग पैदा हुए, इनका सर्वाइवल रेट काफ़ी ज़्यादा था, और वो एक फाउंडेशन रहा होगा गोत्र सिस्टम बनाने का। तो लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जो है आपस में शादियां करने से बहुत सारे बच्चे जो हैं के अंदर बीमारियां आ रही हैं, ठीक है, वो एक ऑब्जर्वेशनल पॉइंट डेफिनेटली रहा होगा। बिना ऑब्जर्वेशन भी तो काफ़ी लंबा समय लिया होगा। यस, काफ़ी लंबा। अगर हम गोत्र को माने कि गोत्र का टाइम जो है 1000 से 2000 साल पहले गोत्र बना होगा, तो जो ऑब्जर्वेशनल टाइम रहा होगा वो भी रहा होगा एटलीस्ट 2000 साल का। तो आप ये मान सकते हैं कि 5000 ईयर्स अगो जो है ये कॉन्सेप्ट में भी डेवलप हुआ होगा गोत्र सिस्टम बनने का। और जब पॉपुलेशन बढ़ी तो डेफिनेटली जब बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर इंटरमिक्सिंग हो रही, इन ब्रीडिंग हो रही है, तो वो ट्रेड्स दिखते हैं, सामने दिखेंगे आपके, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे विकलांग पैदा हों, कुछ बच्चों में मेंटल रिटार्डेंस हो, तो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए हमारे जो एंसेस्टर्स ने जो है गोत्र सिस्टम का फाउंडेशन रखा होगा। बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ों में हम डाइवर्ज इस समय कर सकते हैं। गोत्र पर हम गए हैं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, अभी हम 70,000 तक पहुँचे हैं भारत में कि होमोसेपियंस आ गए हैं। उसके बाद का अभी भी बढ़ सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट मुझे ये आ रहा है, मैं अभी व्हाट इज़ लाइफ पढ़ रहा था श्रोडिंगर की। वो फिजिसिस्ट थे, लेकिन वो हर व्यक्ति का मन होता है एग्जिस्टेंस क्या है, लाइफ क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, उस पर भी वो विचार रखते हैं। तो उन्होंने उस बुक को लिखते समय ये बोला है कि मुझे बहुत साइंटिफिकली जज ना किया जाए, क्योंकि मैं अब इंसान मरने से पहले कुछ अपने भी थॉट्स रखता है। तो उसमें उन्होंने, चूंकि वो बायोलॉजिस्ट तो थे नहीं, क्वांटम फिजिसिस्ट थे, तो डरते डरते ही उन्होंने ये बातें कुछ रखी हैं। मुझे बहुत, चूंकि ये सब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो वो ये कह रहे थे कि ठीक है, डीएनए को हम एक टूल मान सकते हैं, या हमारे जीन को, कि जो हमारी बॉडी की ब्लूप्रिंट को, रेसिपी को कैरी ऑन करके ला रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक मैनकाइंड की कॉन्शियसनेस है कि वो किन किन चीज़ों से गुजरी है, चाहे वो ड्रॉट हो, चाहे वो वॉर्स हो, एक ये जो प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स हैं हमारे अंदर,
वो भी आती जा रही हैं। तो वो एक कॉन्शियसनेस लेवल पर बात करते थे। तो जैसे हम बात करते हैं ना माइंड एंड मैटर, तो दर्शनों में या फिलॉसफी में कभी कभी ऐसा होता है, माइंड और मैटर को अलग भी देखते हैं, रेने डिकार्ट ने देखा, या भारत में भी हम माइंड को तो जड़ मानते हैं मैटर के साथ, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्शियसनेस आ जाती है अलग। तो वो उस स्तर की बात कर रहे थे कि मैटर तो हमें प्रिजर्व करते हुए आगे बढ़ा ही रहा है, और म्यूटेशन के थ्रू हम, म्यूटेशन होता है उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हमारी स्पीसीज ग्रो कर रही है, बट हम कॉन्शियसली भी ग्रो कर रहे हैं थ्रू दीज एक्सपीरियंसेस। उनके पीछे का ये था कि अगर कॉन्शियसली डिसीजन भी लिया गया है तो नेचर तो सेलेक्ट कर रही है, बट अगर आपके पास एक कॉन्शियस पावर भी है तो आप उसको यूज करके नेचर को के हिसाब से रिएक्शन बना सकते हैं। और जो कॉन्शियसली ज़्यादा इम्प्रूव्ड लोग थे वो आगे गए, तो कॉन्शियसनेस भी एक रोल प्ले कर रही है। अब कुछ लोग कॉन्शियसनेस को वो डीएनए का या फिर मैटर का ही इमर्जेंट प्रॉपर्टी मान ले, तो वो इस तरह से कि इंसान जो जो करता आया या इंसान के पीछे जो स्पीसीज करती आई है वो उसके अंदर इनकोडेड है, जो आज एंगर के रूप में या सेक्सुअल डिज़ायर के रूप में हमारे अंदर है। और इंसान अब तभी आगे ग्रो कर पाएगा जब वो इनको ओवरकम करे। इसीलिए हमें अपनी फिलॉसफी में ये दिखता है कि हम संयम की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि हमें जानवरों की तरह इतने ढेर सारी वाइफ्स या फिर हस्बैंड्स नहीं रखने हैं। तो हम जो अपने को जीतना चाह रहे हैं वो नेक्स्ट स्पीसीज के हम के लिए अपने कॉन्शियसनेस को तैयार कर रहे हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। तो आपको लगता है क्या मैटर जैसे अपने आप को आगे बढ़ा रहा है तो मैटर से जुड़ी हुई कॉन्शियसनेस भी अपने आप को इवॉल्व कर रही है? देखिए, आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिया जिसमें कि जो है बहुत सारे रिसर्च भी हो रहे हैं। हाँ। कॉन्शियसनेस एंड मैटर, जिसको कि मैं आपको बता सकता हूँ कि डीएनए के थ्रू भी अभी जो रिसर्च हो रही है उसमें जो है डीएनए ही नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है इंसान के फिनोटाइप को एक्सप्लेन करने के लिए। एपीजेनेटिक मॉडिफिकेशंस, फिनोटाइप मींस हमारी पूरी स्पीसीज, पूरी आपकी जो है पूरी का पूरा आपका आपका कैरेक्टर। अच्छा, पर्सन, एक बॉडी का। हाँ, एक बॉडी का कैरेक्टर। अच्छा। आपका फिनोटाइप, आप क्या सोचते हैं, आपके अंदर कितना सेक्सुअल डिजायर है, उसको आप कैसे कंट्रोल करें ताकि आप और आगे बढ़ सकें, इस सब का कंट्रोल है एपीजेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर क्रॉस टॉकिंग। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो आपका जो बॉडी है का जो मैकेनिज्म है उसी हिसाब से आप बॉडी भी एक्ट करेगा। आप बहुत ही एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में हैं, आप एक बहुत आप स्ट्रेस लेवल नहीं है, आप खुश हैं, आप कर रहे हो मेडिटेशन कर रहे हैं, एक मेडिटेशन से 1 घंटे के मेडिटेशन से आपकी पूरे की पूरी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे। वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होगा, वो एटॉमिक लेवल पे चेंजेस होंगे। ये चेंजेस आज के इस रिसर्च के दुनिया में उस चेंजेस को लोग जो है देख रहे हैं। फंक्शनल जेनेटिक्स कि अगर हम जो है एक दिन हम बड़े अच्छे खुश मिजाज में रहे तो जो हमारा का पूरा जो एक्सप्रेशन प्रोफाइल है, जो डीएनए एक्सप्रेस करता है, प्रोटीन बनाता है, उसमें आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। जो हमारा हार्मोनल एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। जो हमारे पेट के अंदर बैक्टीरिया है उसके जो प्रोफाइलिंग है उसमें आपको देखने को मिलेगा चेंजेस। तो ये एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है और इसको साइंटिफिकली आप जो है लोग इसको प्रूव भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यस। और जैसा कि आपने बोला कि लोग अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि इंस्टिंक्ट होते हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स भी जो है आप देख सकते हो जेनेटिकली एंड एपीजेनेटिकली, ठीक है। कुछ लोगों का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो ये बोलेगा कि ये हार्मोन्स बनाने हैं, ये आपको एंजाइम्स बनाने हैं, हमारा डीएनए का मेकअप वैसा है। बट अगर आप सबकॉन्शियसली आप उसको इसके एक्सप्रेशन को रोक भी सकते हैं। डीएनए का जो एक्सप्रेशन है आप उसको मेंटली आप उसको चाहो तो सब कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। तो ये काफ़ी एक बड़ा एक डिबेट का और एक इस पे काम हो रहा है। काम हो रहा है, रिजल्ट्स हैं, पब्लिकेशंस हैं। आपको हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में इस पे नोबेल प्राइज़ कोई जीतता हुआ दिख सकता है। नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, और जैसे जैसे क्वांटम फिजिक्स के बाद न्यूरो साइंस में और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो आप इसको साइंटिफिक गैप्स कहें या फिर कहें जहाँ पर कॉन्शियसनेस की बात आ रही है, या फिर अभी जिस तरह से ये जो थॉट प्रोसेस है श्रोडिंगर ने दिया, या उसके बाद अभी भारतीय वेदांत में हमें दिखता है, तो इस पर कार्य हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हम 70,000 तक पहुंच गए। अभी आपने एलजीएम की बात की, ये क्या फिनोमिना है? बहुत सारे
ऐसे क्लाइमेटिक चेंजेस हुए धरती में लास्ट 20,000 ईयर्स में देखा जाए तो उसको बोलते हैं LGM 1 2 3 4 लाइक लास्ट। तो LGM जो 4 है लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा। सो अबाउट 30,000 ईयर्स पहले पूरा जो नॉर्थ जो ग्लोब था वो आइस से ढक गया था। तो वो भी एक ड्राइविंग फोर्स था ह्यूमन माइग्रेशन का। तो बहुत सारे माइग्रेशंस टुवर्ड्स साउथ हुए और बहुत सारे माइग्रेशंस जो है टुवर्ड्स उसी टाइम पे जो है टुवर्ड्स साउथ अमेरिका में हुआ। अच्छा। ठीक है, तो उसका उसका जो असर है इंडिया में भी पड़ा। नॉर्थ इंडिया भी पूरा आइस से ढका हुआ था। अच्छा। तो बहुत सारे पॉपुलेशन साउथ में साउथ माइग्रेट की माइग्रेट होंगी। किए। कुछ ऐसे पॉपुलेशन रहे होंगे जो अडॉप्ट किए होंगे, जैसे कि तिब्बतन्स हैं। तिब्बतन्स ने काफ़ी अडॉप्ट किया अपने आप को। तो उसको बोलते हैं सिलेक्शन। उनके अंदर DNA के अंदर जो चेंजेस किसी में रहे होंगे वो ज़्यादा प्रोपेगेट किए होंगे। उनके जो है ज़्यादा बच्चे हुए होंगे, वो ज़्यादा सर्वाइव किए होंगे। तो ये भी एक रीज़न है कि अफ्रीका की ये जो पॉपुलेशन इधर आई वो फिर साउथ इंडिया गई, कि पहले से भी वो जा ही नहीं रहे नहीं नहीं थे? नहीं, अफ्रीका उतना अफेक्टेड नहीं था उस LGM के फिनोमेनन से, क्योंकि अफ्रीका तो आपका टुवर्ड्स मोस्टली जो कुछ पार्ट्स हैं जो कि अफेक्टेड रही होंगी, पर मोस्टली जो अफ्रीका का 70% पार्ट है वो ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुई। तो जैसे अफ्रीकन्स इधर आए हम्म। और 70 अफ्रीकन्स ना मत बोलिए उसको, उसको बोलिए होमोसेपियंस। होमोसेपियंस यस, हाँ होमोसेपियंस इधर आए, हाँ हाँ। 70,000 के साल पहले अराउंड वो भारत पहुंच गए। यस, हाँ उसके बाद उनका माइग्रेशन चलता ही रहा। चलता ही रहा। तो बहुत सारे वेव ऑफ माइग्रेशन हुए। तो 70,000 में होमोसेपियंस साउथ एशिया में है, नॉट ओनली इंडिया, बल्कि श्रीलंका भी है, बांग्लादेश को भी आप मानिए उसमें, म्यांमार भी मानिए उसमें। ईस्ट एशिया में भी आए, चाइना के साइड में है, साउथ ईस्ट कितनी एशिया में। पॉपुलेशन रहेगी, कोई आइडिया, स्टडी है क्या? पॉपुलेशन जो एस्टिमेट है वो जो है अगर देखा जाए तो ज़्यादा नहीं रही होगी। जैसे ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप में आ रहे हैं। अच्छा, वो तो ओवर द माइग्रेशन ऐसे ईयर्स आ होता है रहे कि हैं। अगर कोई एक से 10 किलोमीटर माइग्रेट किया, वहाँ पे सेटलमेंट हुआ, वहाँ पे रहे 5 जनरेशन 6 जनरेशन, फिर वहाँ से कुछ लोग माइग्रेट किए होंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स। जो होता है ना लोकल सब्सिस्टेंस, वो उतना अच्छा नहीं मिला होगा, वहाँ पे शिकार के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दी होगी, तो फिर माइग्रेट किए। फिर वहाँ पे नेक्स्ट जगह पे 10,000 ईयर्स तक हो सकता रहे हों, फिर वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ हो, फिर माइग्रेट हुए। तो माइग्रेशन इस तरह से होता है। तो ऐसा नहीं होगा जो रह गए वो खत्म हो गए, वो भी सर्वाइव किए, बट वो एक स्लो इवेंट था और टुवर्ड्स वो आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। अभी जो हमें मैं अफ्रीकन बोल रहा हूँ, जो भी अफ्रीका के होमोसेपियंस जैसे दिखते हैं उसी तरह के होमोसेपियंस आए होंगे, या वो जो होमोसेपियंस आए हैं वो उनकी जो शारीरिक बनावट है और आज जो हमें अफ्रीकन्स दिखते हैं उनकी शारीरिक बनावट में डिफरेंस है? शारीरिक बनावट डिपेंड करती है कि आपके पास कितना एडॉप्टेशन के लिए रिसोर्सेज कितना है। हम्म। जैसे कि आप देखिए यूरोपियंस, वो काफ़ी लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं। तो उनका ये कि वो एक हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी और उनको जो है फूड ज़्यादा मिला। ठीक है, वो दे आर मोस्टली मीट ईटर्स। तो अंटिल लाइक लास्ट 2-3,000 ईयर्स तक जो है वो उनका जो स्टेपल डाइट था वो मीट था। हम्म। साउथ एशिया में क्या हुआ कि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो मेन इवॉल्व हो गया, फूड का एक वो बना, सोर्स सोर्स बना। बना। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को उतना अच्छा नहीं मानते हैं। जैसे कि वीट, राइस, पल्सेस में उतना न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगा जितना कि आपको मीट में मिलेगा। और साथ में हमने जो है खेती बाड़ी के साथ जो गाय भैंस को रखना भी स्टार्ट किया, तो मिल्क कंजप्शन भी उतना अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे इंडिया में हर तरह के लोग आपको सर्वाइव करते हुए दिखेंगे। लंबे चौड़े भी होंगे, दुबले पतले भी होंगे, तरह तरह के आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो लिनिएज है वो एक्सटिंक्ट नहीं हुई, सबको सर्वाइवल होने का चांस मिला। कुछ ना कुछ मिल गया। बट कि यूरोप में क्या आपको एक तरह के लोग मिलेंगे। वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे लड़ाइयाँ, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी। तो वहाँ पे अगर मस्कुलर नहीं है, आप हट्टे-कट्टे नहीं हैं, आप बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। आपको दूसरे कबीले वाले आपको आके मार देंगे। तो इसीलिए आपको वहाँ पे एक सिलेक्शन मिला। सिलेक्शन प्रेशर काफ़ी हाई था। इंडिया में सिलेक्शन प्रेशर उतना हाई नहीं था। यहाँ पे सबको सर्वाइवल होने का चांस मिला, मौका मिला। ठीक है? यहाँ पे जो सबसे जो बड़ा जो फ़ोर्स था जो कि पॉपुलेशन को ख़त्म किया, वो था बीमारियाँ। जब अच्छा। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बहुत सारी ऐसी एपिडेमिक बीमारियाँ होंगी, जैसे कि आपका ट्यूबरक्लोसिस हुआ, कॉलेरा, मोस्टली कॉलेरा गंगा प्लेन में। यहाँ पे हैजा से काफ़ी लोग मरे, बहुत लोग मरे। फिर उसका प्लेग आया, प्लेग से भी काफ़ी लोग अपनी जान गँवाए। जबकि यूरोप में ऐसा नहीं था। यूरोप में क्या था कि वहाँ पे
पॉपुलेशन हमेशा से ही कम रही, क्योंकि वो उनका जो मोस्टली था सबसिस्टेंस पैटर्न था वो था हंटिंग गैदरिंग, जबकि इंडिया में था मोस्टली था एग्रीकल्चर एंड पेस्टोलिज्म। तो उसकी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन हमेशा से ही ज़्यादा रही इंडिया में। इसीलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो ह्यूमन होमोसेपियंस की ब्रांच बहुत ही कम एक्सटिंक्ट हुई। यहाँ पे सब हर कोई सर्वाइव किया लास्ट 70,000 ईयर से। यहाँ पे हर एक ब्रांचेस सर्वाइव किए, जबकि यूरोप में ऐसा नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस लाइक मोर देन 80-90% जो ब्रांचेस थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। इसीलिए हमें जो मिलता है, जो हमारे अंदर जो वो है नियंडरथल की एंसेस्ट्री जो होती है वो काफ़ी डाइवर्स है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम एक्सटिंक्शन हुआ है। मतलब जहाँ पर वॉर सिचुएशन रही या फिर सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को मारना था, वहाँ हट्टे Exactly. कट्टे लोग हैं। तो एग्जैक्टली। इसी कारण से हमें सिंध और ये पंजाब में हट्टे कट्टे लोग दिखते हैं। हाँ, इसका रीज़न दो रीज़न है। एक तो जो है लैक्टोज टॉलरेंस, इनको मिल्क डाइजेशन वाला जो जीन इनमें में ज़्यादा था, ठीक है, अच्छा। हरियाणा पंजाब में। और पहला मेजर रीज़न, ठीक है। दूसरा है कि ये जो है जो इनका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, यहाँ पर भी वॉरफेयर हुए हैं कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ ज़्यादा हुए हैं, सबसे ज़्यादा हुए हैं। ज़्यादा हुए हैं ना। तो इसलिए वहाँ पे आपको मॉर्फोलॉजिकली ज़्यादा फिट, ज़्यादा बना स्ट्रांग पड़ा। लोग मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जो दूसरे लोग हों वो ज़्यादा सर्वाइव करने ना कर पाए हों, या इसीलिए उनको पहले जो राजे महाराजे थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान जी की बात ऐसा होती है, तो वो नीड ऑफ द आर थी कि एग्जैक्टली। आप हट्टे कट्टे नहीं होंगे ट्रू ट्रू तो नेचर ने वैसे ही सेलेक्ट ट्रू किया। ट्रू। अभी आपने जैसे दूध की बात की, और वो ही जो रीजन है सिंध का रीजन, इंडस वैली रीजन, या फिर अगर हम वैदिक रीजन भी माने क्योंकि सरस्वती नदी की बात होती है, तो वेदों में भी गाय का वर्णन तो सैकड़ों बार है। तो क्या ऐसा हम मान सकते हैं चूंकि वो गाय को बहुत पवित्र मानते थे, इसलिए उन्होंने मिल्क कंजप्शन किया और इसी वजह से उनकी जो ये डाइजेशन है मिल्क को ये जो मिल्क डाइजेशन वाला जो जीन है वो बिकॉज आप गाय को आप रख रहे हो, उनका मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है वो ज़्यादा हो गया वहाँ पे। और गाय तो डेफिनेटली एक होली एनिमल था, और ऐसा गाय के मीट को कंज्यूम भी किया लोगों ने। किया है। हाँ, जो इंडस वैली में जितने भी जो मिलते हैं साइट्स मिलते हैं, हड़प्पन सिटीज़ मिलते हैं, उसमें गाय के बहुत सारे वो मिलते हैं स्केलेटन्स। अच्छा। तो गाय को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम किया लोगों ने। तो ये तो कैसे पता चला कंज्यूम किया है वो? क्योंकि उसमें स्लॉटर हाउसेज होते हैं, कट मार्क्स होते हैं, अच्छा। गाय की जो हड्डियाँ होती हैं उसमें कट मार्क्स होते हैं, तो उसको कंज्यूम किया है। तो अभी मैंने एक जंप मार दी थी, 70,000 तक होमो सेपियंस आ गए थे। फिर एलजीएम की बात की, वो 20,000 ईयर्स यस पहले सर, हुआ हाँ। है। ये मान सकते हैं 70,000 से 20,000 के बीच में माइग्रेशंस हो ही हाँ, तो रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप्स इवॉल्व हो रहे थे। अच्छा। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं है कि सारे के सारे होमोसेपियंस इंडिया में आ गए और एक साथ रह रहे हैं। डिफरेंट पॉकेट्स में जो है डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन इवॉल्व हो रही थी अपनी स्पीड से। सपोज दैट कि एक 100 लोग हैं, और 100 से 1000 हुए, 2000 हुए, 5000 हुए, 10,000 हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है कि उन 10,000 एक पॉकेट में हुए हों, दूसरे जो पॉकेट हैं वहाँ पे जो है वो 2000 ही बन पाए हों, या मे बी कुछ बीमारी हो गई हो, वो एक्सटिंक्ट हो गए हों। तो डिफरेंट प्रोपोर्शन में डिफरेंट रेट से जो है पॉपुलेशन अपने तरीके से इवॉल्व हो रहे थे डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे आप देखिए अंडमान निकोबार के जो ट्राइब्स हैं, जारवा, आंगे, वो बिल्कुल ही उनमें मिक्सिंग नहीं हुई है बाहर से, क्योंकि वो जो आइलैंड है वो है आइसोलेटेड प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारे पॉपुलेशन मूव नहीं कर पाए। तो जो आउट ऑफ अफ्रीका से जो पॉपुलेशन गई, तो उसमें से अंडमान निकोबार के भी आइलैंड के ट्राइब्स भी हैं, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश किया, वहाँ पे वो रहे, और उनमें मिक्सिंग बहुत कम हुई, क्योंकि वहाँ तक पहुँच पाना इज नियरली इम्पॉसिबल। तो अंडमान कैसे पहुंचे? शिप, बिना शिप? एक तो एलजीएम में क्या है कि आपका सी लेवल काफ़ी कम था, तो मैं भी म्यांमार होते हुए वो अंडमान पहुँचे हूँ। अच्छा, ठीक क्योंकि है। वही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उस समय तो शिप्स रहे नहीं होंगे। नहीं, शिप्स भी थे उस समय, शिप्स 70,000, हाँ, 60,000? 70 नहीं, आप अगर 20-22 हज़ार साल पहले जाएँ तो उस समय वो राफ्टिंग करते थे। अच्छा। बट एलजीएम के टाइम पे जो है सी लेवल काफ़ी नीचे था, तो म्यांमार के रास्ते से वो अंडमान निकोबार पहुँचे होंगे। तो वही एक ऐसी जो है होमो सैपियंस की स्पीसीज का एक ब्रांच है, जो कि आप उसको बोल सकते हैं कि फर्स्ट आउट ऑफ अफ्रीका से जो क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं वो अंडमान के जो ट्राइब्स हैं, वो अभी तक मिक्स क्योंकि नहीं वो हुए। ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं। तो आप अभी आपने पूछा कि जो अफ्रीकन जो लोग रहे होंगे कैसे दिखते रहे होंगे, तो आप अंडमान के ट्राइब्स को देखिए, वो वैसे दिखते रहे होंगे।
लेकिन फिर म्यूटेशंस म्यूटेशंस तो हाँ, म्यूटेशंस तो होते रहते हैं, बट बाद में मिक्सिंग भी होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर नॉर्थ इंडिया में एक पॉपुलेशन है 10,000 ईयर्स पहले जो रही होगी, वेस्ट एशिया से एक पॉपुलेशन आई, मिक्स हो गई, तो आपके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स वो भी चेंज हो जाएंगे। मिक्सिंग से ज़्यादा चेंज आता है, म्यूटेशन से यस, इतना नहीं आता है। यस, मिक्सिंग से भी आता है, म्यूटेशन से भी आता है। तो मोर और लेस लाइक जो अंडमान के जो ट्राइब्स हैं वो अफ्रीकन जैसे दिखते रहे होंगे, मोर और लेस। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वैसे दिखते रहे होंगे, बट वहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोर नहीं कर पाई अंडमान निकोबार में, क्योंकि आपका खाने के लिए जो पर्याप्त जो रिसोर्सेज हैं वो मिल नहीं पाए। तो आप देखेंगे कि जारवा ओंगे की जो पॉपुलेशन है जस्ट 100, 50, 200 के आसपास है। तो वो हमेशा से पॉपुलेशन उतनी ही रही होगी, क्योंकि उस आइलैंड की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो उतनी ही है। उससे ज़्यादा लोगों को वो आइलैंड नहीं रख पाएगा। तो इसीलिए उसमें जो म्यूटेशन के रेट कम होंगे। जितम जो पॉपुलेशन जब बढ़ती ज़्यादा बढ़ेगी तो म्यूटेशन के रेट ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि अगर 10 बच्चे हैं, 10 में म्यूटेशन हुए, फिर 10 से 100 हुए, 100 से 1000 हुए, तो जो हर एक म्यूटेशन है वो प्रोपेगेट हो रहे हैं पॉपुलेशन में, तो वो आपका म्यूटेशन रेट बढ़ जाएगा। बट पॉपुलेशन अगर मेंटेन है पिछले 50,000 सालों से, तो वो उसमें वो म्यूटेशन रेट कम होगा। म्यूटेशन उतना Yes. नहीं जा पाएगा। अब चीन और जापान में भी इधर से ही गई है। यस, अफ्रीका से गए हैं, अफ्रीका से गए हैं, अच्छा, अफ्रीका से गए हैं, बट वहाँ का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो उस तरह का है कि वो वैसे ही लोग अडॉप्ट हो पाए। तो हर एक जो कंट्री का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से जो है हम अडॉप्ट होते हैं। जो और उनका वहां पर भी जो लोकल हम्म, कुछ होमोसेपियंस के पहले की स्पीसीज यस, होंगी, उससे भी उनसे भी इंटरेक्शन हो सकता होगा। है कि इंटरेक्शन हुआ हो, बट जो वहाँ के जो होमिनिड्स हैं उनका जो टाइम है वो काफ़ी डीप टाइम है, मतलब 5 लाख 10 लाख 2 लाख साल पहले थे वहाँ पे। 1 लाख या जब होमोसेपियंस आए तो उस समय वहाँ पे होमिनिड्स शायद नहीं रहे हों। होमिनिड्स के एक्सटेंशन का क्या कारण हो सकता है? क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक। क्योंकि मतलब हर एक स्पीसीज जब इवॉल्व होती है तो 70% स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट हो गई है, 30% है, इस 30 से फिर से बनेंगे और बनेंगे, फिर एक्सटिंक्ट होते जाएंगे। और उसके बाद ये तो फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन आप हाँ, बता रहे हैं, उसके बाद फिर वापस भारत में हाँ, तो फिर भारत में क्या हुआ कि जो कि एंशिएंट माइग्रेशन है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन सर्वाइव की, क्योंकि यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा रहा होगा। फिर उसके बाद से डिफरेंट वेव ऑफ माइग्रेशन हुए टुवर्ड्स वेस्ट एशिया से भी आए, ईरान से भी लोग आए यहाँ पे, डिफरेंट पॉकेट्स में रहे, वहाँ पे डिफरेंट मिक्सिंग पैटर्न होता है। जैसे कि कोई आया और लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं, फिर उसके बाद से जो है आपका रिचुअल डिफरेंसेस होंगे, आपके कल्चरल डिफरेंसेस होंगे। फिर कभी कभी क्या होता है पॉपुलेशन हो जाती है एसिमिलेट, आप में घुल मिल गई हो, ठीक है, जैसे पारसी आए, पारसी गुजरातियों के साथ घुल मिल गए, ज्यूस आए इंडिया में, वो भी लोकल केरला के लोगों के साथ घुल मिल गए, उनकी लैंग्वेज बोलने लगे, उनके कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। तो अपना कल्चर नहीं डेवलप कर पाए, बट यहाँ के लोगों से मिल गए, लोकल। तो यहाँ की लैंग्वेज बोल रहे हैं, यहाँ के लोगों से मिक्स हुए जेनेटिकली, तो बिल्कुल आपके जैसे हो गए, बट वो कभी ना कभी आए होंगे। और वो उनके जेनेटिक स्टडी में वो हमें देखने को मिलता है जेनेटिकली कि वो जो है कब आए, इंडिया में कब आए, कैसे जो है कितने लोग आए होंगे, मेल कितने होंगे, फीमेल कितने रहे होंगे, बट वो कैसे मिले, घुले मिले इंडिया में, वो आप नहीं बता सकते हो जेनेटिकली। तो तो आप मेरा जीन देख के बता सकते हैं कि मेरे पूर्वज कहाँ से आए आपका होंगे? हम जीन देख के बता सकते हैं कि आपके जो क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं वो इंडिया में कहाँ कहाँ हैं। आपके अंदर जो से इंडिया में बहुत सारे एंसेस्ट्रीज हैं, नॉर्थ इंडियन एंसेस्ट्री होती है, साउथ इंडियन एंसेस्ट्री है, हालांकि दोनों सेम ही है, बट कुछ डिफरेंसेज हैं। उस डिफरेंसेस को हम बोलते हैं नॉर्थ इंडियन एंसेस्ट्री, साउथ इंडियन एंसेस्ट्री, ऑस्ट्रो एशियाटिक एंसेस्ट्री, जो कि ट्राइब्स में होती हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ में वहाँ पे। तो हम आपका डीएनए से देख के बता सकते हैं कि आपके अंदर कितना परसेंटेज है उस एंसेस्ट्री के। तो उससे हम वो बता सकते हैं प्रिडिक्शन कि आपके मदर साइड से हो सकता है कि आपकी जो मदर हैं झारखंड उड़ीसा के रही हों। और हर एक इंसान की अपनी एक अलग कहानी होती है। हर इंसान बोलता है कि मेरे जो ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स थे वो यहाँ से माइग्रेट किए थे, हम तो यहाँ से आए हैं। तो मोस्टली हमने देखा है, जेनेटिकली देखा है कि वो कहानियाँ झूठी होती हैं। से मेरे जो ग्रैंड पेरेंट थे वो बोलते थे कि हम तो आए हैं, गुजरात से आए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेटल्ड हुए, और हम पहले ब्राह्मण थे, फिर हम जो है हम हो गए ये मेरे यहाँ भी बोला ठीक जाता है। है।
तो कि हम ब्राह्मण थे और हमने फिर हाँ अपना जनेऊ उतार दिया, अब हम एग्जैक्टली नहीं हैं ब्राह्मण। तो ये मोस्टली हमने देखा है कि जो क्लेम्स होते हैं ना हम्म। लाइक पॉपुलेशन, ये सोशल कल्चरल हाँ प्रेशर में वो और मोस्टली वो क्लेम्स गलत होते क्लेम्स हैं। गलत होते हैं। यस तो अभी एक मैंने देखा था, एक वीडियो देखी थी, उसमें या तो ये फैशन होगा यूरोप में कि बहुत से लोग अपना जेनेटिक टेस्ट कराते हैं और देखते हैं कितने परसेंट वो रोमन हैं, कितने परसेंट वो मंगोलियन है। तो आप अगर ऐसे रफ एक, क्योंकि आप स्टडी करते आए हैं भारतीय लोगों की, तो मैं अयोध्या जैसी एक बेल्ट में पैदा हुआ हूँ। डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स और उनके वो हो सकता है बहुत डाइवर्स रहा हो, फिर भी आप एक गेस वर्क कर सकते हैं कि मैं कितना अरेबिक, कितना मंगोलियन या कितना प्योर इंडियन जो फर्स्ट वेव आई थी उसको। तो जो फर्स्ट वेव है उसको हम लोग मॉडल करते हैं जो उसको बोलते हैं एंशियंट ASI, ठीक है। तो अगर आप जाते हैं 30,000 ईयर्स पहले, तो यहाँ की जो एंसेस्ट्री थी उसको आप बोल सकते हैं ASI, एंसेस्ट्रल एंशियंट साउथ इंडियन पॉपुलेशन। अच्छा, वो प्योर जो। हाँ वो ओंगे या अंडमान के जो ट्राइब्स हैं उनसे थोड़ा बहुत या होता ज़्यादा उन्हीं के जैसे रहे हों, ठीक ये है। पूरे भारत में थे। पूरे भारत में थे, ठीक है। AASI। हाँ ASI। ठीक है। फिर उसमें जो है हमें एक वेव ऑफ माइग्रेशन हुआ ईरान से। ईरान के जो हंटर गैदरर हैं या जो एग्रीकल्चरलिस्ट जो हैं 10,000 ईयर्स के आसपास, 10,000 ईयर्स। ठीक है, वो अपने एक कंपोनेंट को लेके आए ईरानियन वाला, ठीक है, और फिर यहाँ के लोगों से वो मिक्स हो गए, ठीक ये है। मिक्सिंग पूरे भारत में ही हुई है। हाँ वो मिक्स ओके। हुए। फिर एक उसकी जो एंसेस्ट्री बनी उसको बोलते हैं इंडस पेरिफेरी, अच्छा। ठीक है। मोस्टली जो है इंडस वाले रीजन में ज़्यादा था वो, ठीक है। फिर उसके बाद और माइग्रेशंस भी हुए नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है। उसका टाइम एग्जैक्टली अभी डिबेटेबल है, जिसको कि हम बोलते हैं आर्यन इन्वेजन भी बोलते हैं, जो सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन हुआ। वो 2000 साल के आसपास मान लीजिए कोई एक और कंपोनेंट आया नॉर्थ से, ठीक है। 2000 साल पहले, हाँ 2000 साल फर्स्ट पहले, सेंचुरी के हाँ। अराउंड। तो वो तो ये जो कंपोनेंट मिल करके जो नॉर्थ में बने उसको बोलते हैं ANI, अच्छा। एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन एंसेस्ट्री, ठीक है। ठीक है। साउथ में इसका प्रभाव कम पड़ा, जो सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन हुआ ना, फर्स्ट वेव का ही अभी साउथ में प्रभाव है। हाँ फर्स्ट का है, पर जो सेकेंड हुआ उसका प्रभाव कम है यहाँ पे, कम Second का था कम। पहले, आज के 2000 साल पहले। लेकिन अब तो मिक्सिंग हुई गई। फिर उसके नॉर्थ वाले और साउथ वाले फिर आपस में मिक्स हुए, और मिक्स होने के बाद एक पूरी की पूरी जो है ये साउथ एशियन एंसेस्ट्री बनी। तो साउथ एशियन एंसेस्ट्री में बहुत सारे आते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। ASI भी आता है जो ओंगे वाला है, ठीक है, एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन एंसेस्ट्री, वो भी कंपोनेंट होगा। इंडस पेरिफेरी वाला भी कंपोनेंट होगा। इंडस पेरिफेरी मतलब कि ईरानियन प्लस जो यहाँ पे ASI थे, वो इसको इंडस पेरिफेरी बोलते हैं, वो भी कंपोनेंट मिलेगा। तो अगर मैं अपना DNA जब टेस्ट किया तो उसमें हमें देखने को मिला इंडस पेरिफेरी मतलब हड़प्पन एंसेस्ट्री भी है हमारे अंदर, जो है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक एंसेस्ट्री वो भी है कुछ हद तक, जो है हमारे अंदर स्टेप एंसेस्ट्री जो सेकेंड माइग्रेशन हुआ, जो बाहर के लोग आए, बाहर के आए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आर्यन, जो उसको मिस लेबल करते हैं आर्यन माइग्रेशन बोल देते हैं अब। ठीक है, वो भी एंसेस्ट्री हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर भी 3 तरह की एंसेस्ट्री हमें प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो ASI ANI में भी बहुत डिफरेंस तो होगा नहीं? कोई डिफरेंस नहीं है, नॉट मच डिफरेंसेस। एक इंडियन क्लाइन है, जब उसकी करते हैं एनालिसिस, एक लाइन है तो उसमें ऊपर पे आता है मोस्टली नॉर्थ इंडियन, नीचे पे आएंगे साउथ इंडियन, बट कुछ कुछ ऐसे पॉपुलेशन भी साउथ इंडियन में ज़्यादा ANI है, ठीक है। जैसा कि तमिल ब्राह्मण्स हुए उसमें ज़्यादा नॉर्थ इंडियन एंसेस्ट्री है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए नॉर्थ टू साउथ सबकी जेनेटिक एंसेस्ट्री ऑलमोस्ट सेम है। ऐसे एक फैक्ट चलता था बीच में कि भारत में या फिर साउथ ईस्ट एशिया में हर 10 में से एक बच्चा मंगोलियन ही है, क्योंकि उस समय वो चंगेज़ खान का। तो अभी कितना, अभी मैं अगर जैसे मैं अपना ही पूछ रहा था, अगर आप मुझे ऐसे ही गेस वर्क करेंगे तो मेरे अंदर ASI ANI ये इधर ही मिलेगा या बाहर का भी कुछ मिल सकता है? नहीं नहीं, आपको ANI भी इंडियन ही है, ASI भी इंडियन ही है, दोनों आपको आप में मिलेगा। चंगेज़ खान का ऐसा बोलते हैं कुछ ऐसे जो है मेल मीडिएटेड जो है एंसेस्ट्री है जो आती है वाई क्रोमोसोम से, वो काफ़ी इंडिया में जो है प्रोपेगेट हुई है ड्यूरिंग द चंगेज़ खान टाइम पे। तो वो साइंटिफिकली जो है प्रूवन फैक्ट है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अबाउट 10 मिलियन 5 to 10 मिलियन जो वाई क्रोमोसोम का जो सिग्नेचर्स हैं मे भी चंगेज़ खान के थ्रू आया हो। नीरज जी, अभी मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत में आपको सबसे ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है पूरे वर्ल्ड की।
यस। कुछ ऐसे हैं तो अभी? जो इंडियन जो डाइवर्सिटी है वो अफ्रीका के बाद सेकंड नंबर पे है। अफ्रीका अच्छा। में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जो अफ्रीका से जो माइग्रेशन हुआ है इंडिया में, साउथ एशिया में, तो ऐसा नहीं कि सारे लोग आ गए ना अफ्रीका से। अफ्रीका में ही लोग बच गए। काफ़ी बच गए। तो जो सिविलाइजेशन जितनी पुरानी होती है उसमें ज़्यादा होती है, डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। तो अफ्रीका के लोगों में इसीलिए हमसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बट सेकंड नंबर पे इंडिया है। इंडिया है। तो इंडिया में जो एक गांव है, जो मेरा गांव है, उसकी जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट जो कास्ट ग्रुप हैं उनकी डाइवर्सिटी यूरोप की डाइवर्सिटी के बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी एक गांव की। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम जो है स्ट्रिक्टली एंडोगेमिक प्रैक्टिसेस या जो शादियां जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में करना हम बंद कर दिए, जो कास्ट सिस्टम जब बना अबाउट 2000 ईयर्स अगो। अच्छा। 2000 से लेकर के 1000 साल पहले जो जो फाउंडेशन है जो कास्ट सिस्टम का, वो इंडिया में स्टार्ट हुआ। अच्छा। जो कि एक तरह से काफ़ी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बुरा भी है। बुरा है। ठीक है, तो हमने गोत्र तो बना दिया। गोत्र तो ऐसे लोगों ने बनाया जो काफ़ी वाइज थे, काफ़ी जो है इंटेलेक्चुअल थे, कि हम जो है बहुत सारे बीमारियों से बच जाएं। बच जाए। बट उसके बाद जो रूढ़िवादी लोगों ने कास्ट बनाया है, जैसे कि हम जो है आज इंडिया की जो प्रॉब्लम है, हेल्थ जो बर्डन है, जेनेटिक बेस्ड हेल्थ बर्डन, वो कास्ट की वजह से ही ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो अभी आपका कंक्लूजन ये है कि साउथ और नॉर्थ का जो इस बेसिस पर डिवाइड कि ये पहले के हैं और वो बाद में आए हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि एक ही होमोसेपियंस की वेव फर्स्ट माइग्रेशन एग्जैक्टली ऑलरेडी हो गया था, एग्जैक्टली मिक्सिंग हो गई थी। उसके बाद हाँ, अलग अलग जगह पर लोग इवॉल्व हुए और फिर यात्रा करने लगे, आने लगे, और फिर उसके बाद फिर एक हमारा पूरा वो सूप बन गया एग्जैक्टली। कि सब लोग फिर तो हर एक ग्रुप बनने का एक ना सोशल प्रोसेस होता है। जी। उस सोशल प्रोसेस में लैंग्वेज एक काम करता है जो बैरियर। उसमें जो है आपका जो जेनेटिक म्यूटेशंस हैं वो भी काम करता है। उसमें जो है आपका बहुत सारी बीमारियां की वजह से लोग पॉपुलेशन मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स मिल करके ना एक ग्रुप को बनाती हैं। फिर वो ग्रुप बनने के बाद दूसरे ग्रुप से होती हैं एसिमिलेट। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना कि हम बैक्टीरिया हैं या हम रैट हैं, कि हमारा एक सेट पैटर्न है ब्रीडिंग का। जैसे कि आप देखें एनिमल्स में लायन का जो होता है प्राइड, उसमें एक सेट पैटर्न होता है ब्रीडिंग का। एक मेल होगा, अल्फा मेल होगा, वो ब्रीड करेगा। तो ऐसा ह्यूमन में तो होगा नहीं। तो हमारा डिफरेंशियल पैटर्न होता है मैटिंग का। हम अपने पार्टनर्स को चूज़ करते हैं। फिर उसके बाद से एक सपोज दैट कि 3 कपल हैं, एक कपल के 10 बच्चे हो गए, सेकंड कपल के 1 बच्चा हुआ, तीसरे कपल के 2 बच्चे हुए। तो जिसके 10 बच्चे हुए हैं वो ज़्यादा प्रोपेगेट करेगा, अपने उसकी जीन्स जो को। एंसेस्ट्री है ज़्यादा मूव करेगी बहुत तेज़ी से। फिर अगर सेकंड वाले थर्ड वाले जो है कि फोर्थ फिफ्थ के बच्चे ही नहीं हुए, हालांकि उसके पास बहुत सारे ऐसे जो जेनेटिक एंसेस्ट्री हैं जो इनलिस्ड हैं या अलग हैं, बट वो अपने पास नहीं कर पाया या उसके बच्चे पास नहीं कर पाए उस तरह के एंसेस्ट्री को, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इतना आसान नहीं होता है कि हम पूरे के पूरे एक पॉपुलेशन को हम बता सकते हैं कि इसका माइग्रेशन पैटर्न क्या रहा होगा। बहुत सारे उसमें हर्डल्स होते हैं। आप जैसे आर्कियोजेनेटिक्स में काम करते हैं और उसके थ्रू पास्ट डिकोड कर रहे हैं, पास्ट पे काम करते हैं, आपसे ये बहुत ढेर सारी रिक्वेस्ट आती होगी कि थोड़ा रामायण पे देखो, थोड़ा महाभारत पे देखो, क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं रूट से। तो ऐसी रिक्वेस्ट पर आपका क्या रिएक्शन रहता है? देखिए बहुत सारे ऐसे जो है स्टडीज़ हम देखते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम रिलेट कर सकते हैं महाभारत से, रामायण से। बट जो हमारी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी एक डाइवर्स है, और हम उसको उनको भी उनका भी दोष नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ हर एक इंसान का नैरेटिव एक सेट है, एक माइंड सेट है। हम इंडियंस जो है इवॉल्व होना नहीं चाह रहे हैं। हम नई चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं बहुत जल्दी। ये प्रॉब्लम है। जैसे कि हमने एक स्टडी किया श्रीलंकन पॉपुलेशन पे, सिनहलीज पे, एंड वहाँ के जो लोकल इंडिजिनस ट्राइब्स हैं वेद्दा। जी। हमने देखा नॉर्थ इंडियन माइग्रेशन, एक इलीट क्लास का नॉर्थ इंडियन इलीट ग्रुप जाता है साउथ श्रीलंका में और अपनी लैंग्वेज को देता है। वो इतना इलीट है वो ग्रुप कि जो लोकल जो लोग हैं वहाँ के उस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेते हैं। उसको आज हम बोलते हैं सिनहलीज। अच्छा। सिनहलीज को आप अगर प्लेस करेंगे तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में उसको आप रखोगे। द्रविड़ लैंड में जहाँ पे लोग द्रविडियन लैंग्वेज बोल रहे हैं आज के 4-5,000 ईयर्स पहले, एक नॉर्थ इंडियन भाषा जाती है, वहाँ के लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। 70% श्रीलंकन्स सिनहलीज बोलते हैं। और जेनेटिकली भी हम देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडियन माइग्रेशन हो रहा है। बट हम ये नहीं बोल सकते हैं कि
हम उसको इस फैक्ट को रामायण से नहीं कर सकते हैं कोरिलेट। और ये जो हमारी फाइंडिंग है वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुई है। इसका क्या टाइम फ्रेम होगा? इसका टाइम फ्रेम बहुत ही देखिए जेनेटिक में भी जो टाइम फ्रेम होता है ना बहुत ही एक्यूरेट नहीं होता है, बट हम उसको प्लेस कर सकते हैं। इसको हम प्लेस करते हैं 3,000 से 4,000 साल के बीच में प्लेस कर सकते हैं। बट अगर हम इसको इस टाइम फ्रेम को हम बात करें रामायण से तो नहीं, हमारे वो ऊपर लोग अटैक करना शुरू कर देंगे कि नहीं रामायण तो काफ़ी पुराना है। हम्म। बट जो हमारा जो टाइम गैप है 3 to 4,000 ईयर्स पहले ये माइग्रेशन हुआ होगा, एक सम इलीट ग्रुप गए होंगे। ऐसे ही आपको और भी क्या आपके काम में कुछ अद्भुत पता चल जैसे गया कि या हम फिर? काम कर रहे हैं सनौली पे। अच्छा। सनौली एक जगह है नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में, मेरठ में, बागपत डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे एक वो मिला, रथ मिला। जी। रथ काफ़ी एक वार चैरियट है। वो ऐसा रथ है जिसमें कि सोने की भी नेल्स लगे हुए हैं, कॉपर का नेल्स लगे हुए हैं। एंड रथ को देख के लगता है कि कोई एक राजा या राजकुमार उसका जो है स्वामी रहा होगा, उस चैरियट को राइड किया होगा। और फिर जिसने और जो राजा है उसकी भी ताबूत मिली उसके बगल में, रॉयल बरियल, जिसमें अच्छा, कि वो बरियल साइट थी। हाँ। तो रथ मिला, उस राजा का हमें रिलिक्स मिला, उसका मैंने किया डीएनए एनालिसिस। डीएनए से ये चला पता कि अबाउट 1,800 ईयर्स के आसपास जो है उसकी डेथ हुई होगी उस राजा की। और जो डीएनए एंसेस्ट्री है वो आज के डेट में जो हड़प्पन जो लोग हैं उनसे मैच कर रही है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गया, बट जो लोग माइग्रेट किए वो टुवर्ड्स गंगा प्लेन में माइग्रेट किए, ठीक है। और वो एक फेज रहा होगा 3800 साल के आसपास, जब कुछ एक वारफेयर हुआ होगा, क्योंकि उसी टाइम पे हमें बहुत सारे वो मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं उस एरिया में, लाखों वेपन्स मिलते हैं, सफोस्टिकेटेड वेपन्स, उसको बोलते हैं हारपून्स, एंटीना सोड। वो कौ डेडली वेपन्स हैं वो। एक एक हारपून का जो वजन है 4 to 5 kg, डेडली वेपन। अगर किसी के ऊपर अटैक हुआ कोई बचने के चांसेस इम्पॉसिबल है। तो रथ मिल रहा है, एक वॉरियर का जो है ताबूत मिल रहा है, साथ में हमें बहुत सारे वो मिल रहे हैं वॉरफेयर के जो है सामान मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली वो एक वार फेज रहा होगा। 1800 साल पहले 1800 मतलब बीसी। अच्छा, 1800 बीसी। यस, 3800 साल पहले, वेल डेटेड 1850 बीसी। और वो भी सोने जड़े हुए रथ। यस। इतना सोना रथ में ही लगा दे रहे हैं। हाँ। प्रॉस्पेरिटी। और वो जो ताबूत है उस ताबूत पे भी सोने लगे हुए हैं। तो डेफिनेटली वो कोई बड़ा एक राजा राजकुमार या या राजा राजकुमार हो। रहा होगा। तो हमें लड़ाई के एविडेंसेस मिलते हैं, बट हम कैसे करें कोरिलेट महाभारत को? हाँ, हम जबरदस्ती तो कहीं नहीं की जा हम नहीं सकती। कर सकते हैं, नहीं और कर हमें सकते लगता है हैं। इस पे बात भी नहीं करना और चाहिए, ये बट अच्छा है कि हम इस तरह से पहुंचे। एग्जैक्टली। बट एट द सेम टाइम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें जानने की आवश्यकता है कि महाभारत कब हुआ, कब हुआ। क्योंकि लोगों में उत्सुकता है और ये हमें इस पे काम करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। तो जेनेटिकली तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ वो एक टाइम था जिसमें कि सफोस्टिकेटेड रथ यूज किए गए हैं। वो ऐसे रथ हैं जो लड़ने के लिए ही उपयोग किए गए होंगे, और साथ में हमें बहुत सारे तलवार मिल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वॉरफेयर के सामग्रियाँ मिल रही हैं। तो लड़ाई तो हुई होगी डेफिनेटली। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि महाभारत में किरात एक हमें पता चलती है, जाति जनजाति बोल सकते हैं, और वो आज भी मिलती है किरात। मिलती है। तो अगर रामायण में कुछ ऐसे जनजातियों का वर्णन हुआ है, जैसे कोल हुआ, ठीक है। फिर एक ट्राइब है राजस्थान में, भील। तो इनका वर्णन है रामायण में। और ये ट्राइब का जब हमने वो किया जेनेटिक एनालिसिस, तो चला पता है कि ये ट्राइब्स तो बहुत ही इंडिजिनस हैं, डीपली रूटेड ट्राइब्स हैं। और ये ट्राइब तब से एग्जिस्ट कर रही हैं उसी नाम से, उनका नाम भी चेंज नहीं हुआ है। और 5-6,000 ईयर्स पहले वो ट्राइब्स उसी नाम से जानी जाते थे जो आज भी जानी जाती जानी हैं। जा रही। तो एविडेंसेस हैं रामायण के। रामायण में वर्णन की हुई जनजातियों का हमने डीएनए एनालिसिस किया, उससे जो है ये चला पता कि ये डीपली रूटेड ट्राइब्स हैं। इनका जो ट्रेडिशन है वो अभी भी वही है, जो ये अपने का जो ऑक्यूपेशन है अभी भी वही है। तो एविडेंसेस मिलते हैं, बट आपको एग्जैक्टली एक्यूरेट एविडेंस नहीं मिलेगा कि हाँ ये प्रूफ होता है रामायण है, बट सपोर्टिंग एविडेंसेस मिलेंगे। सपोर्टिंग मिलेंगे। अभी आपकी एक रिसर्च पब्लिश हुई है, शायद कश्मीर के लोगों की आपने एंसेस्ट्री पर वर्क किया है, कुछ इंटरेस्टिंग उसमें मिला है? तो कश्मीर के लोगों में यह है कि जो कश्मीरीज हैं, कश्मीर एक तो है कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी ब्राह्मण्स, ये दोनों अच्छा। एक ही हैं। अच्छा। इनके डीएनए में कोई डिफरेंसेस नहीं है। और जो इस्लामीकरण हुआ है वहाँ पे वो मुगल के टाइम पे हुआ है, 16-17 सेंचुरी में। हमें कुछ कुछ अरब इनफ्लो देखने को मिल रहा है जेनेटिकली, बट जो वहाँ के जो इंडिजिनस
ट्राइब्स थी या इंडिजिनस जो लोग हैं जिनके डिसेंडेंट दोनों हैं, कश्मीरी ब्राह्मण्स भी हैं, कश्मीरी मुस्लिम भी हैं, वो जो है अबाउट 4 to 5 thousand ईयर्स पहले ये भी इंडस वैली से माइग्रेट किए अच्छा। और वहाँ पे जाकर के वहाँ बसे। तो इंडस वैली की जो एंसेस्ट्री है वो ऑलमोस्ट सेम है जो उस टाइम के जो लोग रहे होंगे वहाँ के ट्राइब्स कश्मीर के। और कश्मीर के जो ट्राइब्स हैं आज के 6,000 ईयर्स से लेकर के अभी तक उसमें जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी है। बाद में हमें जो 17th सेंचुरी के आसपास थोड़ा सा इन्फ्लक्स देखने को मिल रहा है अरब का एंड ईरान का, बहुत कम 2 से 3% के आसपास। ठीक है, तो कश्मीर एक बहुत स्टेबल प्लेस था और वो कॉन्टिन्यूस सिविलाइजेशन के स्टेज में था सिंस लास्ट 10,000 ईयर्स से। इसमें एक रोचक बात मुझे लगती है कि हमें वेद या हमारे जो दर्शन आदि ग्रंथ वेद मिलते हैं वो इंडस वैली एरिया में मिलते हैं, क्योंकि उस जगह की बात होती है। कश्मीर भी बहुत ज़्यादा एक वैदिक, अगर आप लैंड देखें तो कश्मीर शैविज्म है, तंत्र की एक जगह रही है, और सब इंडस वैली जा, लेकिन इंडस वैली में कोई ऐसा प्रमाण नहीं हमें मिलता है कि वहाँ संस्कृत का या इस तरह की। संस्कृत का ये तो वो दुर्भाग्य है, क्योंकि हमें जो है हम अभी भी लैंग्वेज को डिसिफर नहीं कर पाए हैं, स्क्रिप्ट को डिसिफर नहीं कर पाए हैं, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च पे अभी ज़्यादा फंडिंग देने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंडस वैली के ऐसे अबाउट 1% से भी कम साइट्स को डिस्कवर कर पाए हम। हमें लोकेशंस पता है कि ये जो माउंट हैं डेफिनेटली ये इंडस वैली टाइम के माउंट्स हैं, बट प्रॉपर एक्सकेवेशन और प्रॉपर एक्सप्लोरेशन होना चाहिए ताकि हम जो है और पास्ट को थोड़ा सा समझ सकें। इंडस तो वैली स्क्रिप्ट पर अगर कोई अच्छे से रिसर्च कर रहा है, आपको पता है, जो ज़रूर बताएगा, हम उनके साथ भी बैठना चाहेंगे एक पॉडकास्ट में। स्क्रिप्ट पे अभी कोई अपडेट नहीं है। अच्छा। स्क्रिप्ट के को डिकोड करने के डायरेक्शन में अभी 1% भी कंक्लूसिव वर्क नहीं हुआ है, तो अभी आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हम इस पे थोड़ा आते हैं कि एक क्वेश्चन उठता है कि आपने जैसे कुछ आर्कियो जेनेटिक्स में या फिर अपनी जीनोम स्टडी में पाया, और वो बिल्कुल ही अलग है आर्कियोलॉजिकल या फिर जो स्क्रिप्चरल एविडेंस है। जैसे हम इसका ही केस उठा लेते हैं, अभी हम एंडोगेमी पर बात करने जा रहे थे, तो अभी मनुस्मृति को एक वैदिक ग्रंथ माना जाता है, तो बीसी के ऊपर चला गया। ठीक है। और जातियों की आप बात कर रहे हैं इधर, कि जब वेद के बाद, चूंकि वेद में हमें गोत्र सिस्टम दिखता है, ऋषियों के गोत्र हैं, लेकिन बाद में पौराणिक काल आता है या और थोड़ा रूढ़िवादी काल आता है तो जातियां दिखती हैं। तो अब आप कहेंगे कि अगर जातियां यहाँ है तो लोग बोलेंगे मनुस्मृति में ही जातियां हैं, या तो फिर हम मनुस्मृति को इधर लाएं कि मनुस्मृति इधर का ग्रंथ है। तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं। तो आपको ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस, जातियों पर ही हम बात कर लेते हैं, तो ये जो जातियां बनी, और हम इस पर अब क्या ही देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। जो ब्राह्मण्स, मैं ब्राह्मण हूँ, गंगा प्लेन का, यूपी का। जी। हमने काम किया है, दलितों पे भी काम किया है, चमार पे काम किया है, तो हमें तो जेनेटिक डिफरेंस देखने को मिला। ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है चमार एंड ब्राह्मण में। तो ये तो मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ यहाँ जेनेटिकली, मेरे पास डेटा भी है। तो मेरा जो ये मानना नहीं है, जो हमारे पास जो डेटा है वो ये शो करता है कि जेनेटिक बेस्ड डिफरेंसेस बिल्कुल, कास्ट बेस्ड जेनेटिक डिफरेंसेस नहीं है। और मतलब शादियां हुई हैं पहले? बिल्कुल भी हैं। और आप मैक्सिमम मैं इसको ले जाऊंगा 1000 साल पहले। तो जो मे भी जो सोसाइटी बने होंगे उनका अलग एक फाउंडेशन रहा होगा, उनके जो डिफरेंसेस या जब उनका वर्णन किया गया होगा उसके उसके रीज़न कुछ और रहे होंगे, बट जेनेटिकली हमें कुछ डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। साउथ इंडियंस जो ट्राइब्स हैं उसके अंदर हमें दिखता है इंडो यूरोपियन R1A1 मार्कर्स मिलते हैं, हैप्लोग्रुप्स मिलते हैं। बट हम अभी बात कर रहे हैं ASI, एंसेस्ट्रल एंशिएंट साउथ इंडियन, लाइक ओंगे लाइक ऑफ एंसेस्ट्री, बट उनके अंदर R1A1 हैप्लोग्रुप्स हैं, R2 हैप्लोग्रुप्स हैं हमारे बहुत सारे जो है ट्राइब्स में, जो कि काफ़ी इंडिजिनस ट्राइब्स हैं। तो मिक्सिंग काफ़ी हद तक फ्री मिक्सिंग हुई है और कोई ऐसा पैटर्न नहीं था अंटिल 1000 ईयर्स अगो। उसके बाद जब ये जातियां बनी, और उसके बाद एक मुझे लगता है कि ज़्यादा मुगल टाइम में ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई हैं और ब्रिटिश टाइम पे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं। स्ट्रिक्ट हो गए। उससे क्या घाटा हुआ भारत का? वो एक सोशल जो घाटा हुआ है वो तो हमें दिखता घाटा ही ये है है कि अब साइंटिफिक। 1000 ईयर्स में हम जो है से हम शादियां नहीं कर रहे हैं दो कास्ट में, ठीक है। तो उसका जो टाइम हुआ अबाउट 50 जनरेशन पहले, बहुत सारे ऐसे जो म्यूटेशंस हैं जो कि इसको बोलते हैं हार्मफुल म्यूटेशंस, वो बहुत सारे पॉपुलेशन ग्रुप में आ चुकी हैं, जिसको बोलते हैं रिसेसिव जीन्स।
वो आज के ज़माने में, आज के टाइम पे 55% ऐसे पॉपुलेशंस हैं इंडिया में जिनके अंदर वो प्रोपेगेट कर चुकी हैं अच्छे से। अब उनको रिमूव करना, उन हार्मफुल म्यूटेशंस को, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है। ठीक है, इसके लिए हमें वापस अलग शादियां करना शुरू करना होगा। एग्जैक्टली तो जो म्यूटेशंस आ चुके हैं, हार्मफुल म्यूटेशंस, उसको तो हम निकाल नहीं पाएंगे। बट क्या होता है कि एक म्यूटेशन हुआ, उसके एग्जैक्टली सेम कॉपी भी अगर आपके डीएनए में आ गया बॉडी में, तब तो वो बहुत ही हार्मफुल हो जाएगा। बट अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, एक ही कॉपी है, तब वो उतना हार्मफुल नहीं होगा। तो हमें कोशिश, अगर हम जो है शादियां कर रहे हैं डिफरेंट कास्ट में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसकी एक ही कॉपी रहे आपके शरीर में, दो अच्छा। कॉपियाँ ना हो पाए। एक ही कास्ट में करेंगे, हो सकता है कि आपके पार्टनर में भी एग्जैक्टली और तो वो अगर मान दोनों लीजिए कि आपके अंदर जो है दो कॉपी आ गया, तब तो फिर वो तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। वो एक्सप्रेस कर देगा। एग्जैक्टली तो ये और भारत में आप बता रहे हैं कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है नेक्स्ट 50 ईयर्स में। बहुत ही ज़्यादा। आप देखिए पारसी जो है, उनकी पॉपुलेशन थी 1,08,000 आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले। अभी वो 50,000 हो गए हैं, 50,000 पे आ चुके हैं। तो इससे पूरी इंडिया की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। डेमोग्राफी से बढ़ करके पॉपुलेशन तो नहीं कम होगा, पॉपुलेशन तो बहुत ही स्लोली डाउन होगा, बट हेल्थ बर्डन बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट को का जो है काफ़ी जो बजट है ना, वो हेल्थ पे लगाना पड़ेगा। और हर इंसान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसमें मुस्लिम्स को तो और ज़्यादा खतरा है, वो एक यस, फैमिली में करते हैं। तो मुस्लिम तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। मुस्लिम्स हैं, साउथ इंडियन पॉपुलेशन से रेड्डी हुए एंड कापू हुए, ये आपस में शादियां करते हैं, मतलब इवन क्लोज रिलेशन में करते हैं शादियां। तो ये बहुत ज़्यादा, ये तो वल्नरेबल हैं। ये तो आने वाले टाइम में इनको तो बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ेगा। तो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस कोई कंट्रीज झेल रहे हैं अभी? हाँ, एक कंट्री है फिनलैंड, वहाँ पे फिनिश लोग होते हैं, उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एंडोगैमिक प्रैक्टिसेस हुई हैं। अच्छा। एक ज्यूस की एक पॉपुलेशन है, इसको बोलते हैं एस्कनाजी ज्यूस, वो भी काफ़ी एंडोगैमस है। तो वहाँ तो बैन है, इन दो कम्युनिटीज़ में विदाउट जेनेटिक टेस्टिंग आप शादी नहीं कर सकते हैं। अगर शादी कर भी रहे हैं तो आपको कुछ प्रिकॉशंस को आपको लेना पड़ेगा। बट इंडिया में तो हमारे पास इस तरह का कुछ टेस्ट है नहीं, जेनेटिक बेस्ड टेस्ट। और ऐसी भी, और हम जो मेडिकल एजुकेशन में जो हम किताबें पढ़ते हैं, मेडिकल एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, एमडी, ये किताबें जो लिखी हुई हैं फॉरेन ऑथर्स द्वारा, उसमें इस तरह की बीमारियों के बारे में कोई वर्णन नहीं है, उनको पता भी नहीं होगा कि इस तरह पता की भी नहीं है। प्रैक्टिसेस उतनी तो प्रिवेलिंग नहीं। एक तो हमारा इन्वायरमेंट वो अच्छा नहीं रहा, हमारा जो खान पान है वो बेकार हो गया, हमारा प्रोटीन इंटेक कम हो गया, हम मोस्टली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट हो गए, वीट पे, राइस पे जो है। एंड तीसरा जो जेनेटिक क्राइसिस। तो जब तीन चीज़ें मिल जाती हैं तो आप फिर तो हेल्थ का जो आप सोचिए कि क्या हालत होने वाला है इंडिया में। नीरज जी, अगर मान लीजिए आपको कल पूरे इंडिया का एक जेनेटिक मैपिंग मिल जाए, हर एक व्यक्ति की, आपको जीन की, आप उसको क्या बोलते हैं, लाइक जीन, जेनेटिक मैपिंग बोल दीजिए, हाँ हाँ, जेनेटिक मैपिंग, जेनेटिक सीक्वेंसेस, हाँ। पूरा डेटा आपके पास है, आप मान लीजिए एआई का भी यूज़ कर सकते हैं, तो क्या हमें सॉल्यूशंस मिल सकते हैं या फिर क्या ब्रेक थ्रूज हम कर सकते हैं तो पहला इनोवेशंस ब्रेक टाइप? थ्रू ये है कि हम जो है हम अगर पार्टनर को आइडेंटिफाई कर लिए हैं और हमने हमने देखा कि इसमें ये रिस्क फैक्टर्स हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप जाइए आईवीएफ की तरफ। अच्छा। आईवीएफ में आपके पास ऑप्शंस होंगे कि अगर आपके 7 एम्ब्रियोज बने हैं, उन 7 एम्ब्रियोज को हम चेक करेंगे जेनेटिकली। जो बेस्ट एम्ब्रियो होगा उसको एज ट्रांसप्लांट की तरह यूज कर सकते हैं। उसको डेवलप होने देंगे। यस, पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है कि अभी भी लोग जिनके बच्चे नहीं होते हैं, दूसरा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कम एज पे, आप अगर आपके अंदर वो जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, तो आप कम एज पे आप प्लान करिए जो है बच्चे पैदा करने का। या अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अपने जो एग है उसको आप फ्रीज करा लीजिए। तीसरा जो है कि बहुत सारे लोग आईवीएफ का सहारा ले रहे हैं आजकल। आजकल तो इनफर्टिलिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दिस एंडोगेमिक प्रैक्टिसेस। इनफर्टिलिटी के केसेस में क्या होता है कि लोग यूज करते हैं डोनर, आइदर एग और स्पर्म। स्पर्म। बट हम उन डोनर का जेनेटिक प्रोफाइलिंग नहीं करते हैं। अगर हमारे पास डेटाबेस हो 100 लोगों का, हमारे पास डोनर्स का डेटाबेस हो, तो हम उन 100 बेस्ट डेटाबेस में से बेस्ट जो डोनर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमने सपोज दैट हमने एक को फ्रीज रखा हुआ है, 100 हमारे पास एग है 100 लोगों के।
हमें जो है कोई आया डोनर, हमें किसी को रिक्वायरमेंट है एक की, तो हमारे पास सबका डेटाबेस है 100 लोगों का जेनेटिक डेटाबेस। उसमें से हम बताएंगे कि ये नंबर 70 वाला जो है बेस्ट फिटेड एक हो सकता है इस स्पर्म के लिए। तो इस तरह की काउंसलिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इससे हम जो है बहुत सारे ऐसे म्यूटेशंस है ना, उसको हम सोसाइटी से निकाल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास है। जेनेटिक एक व्यक्ति को जेनेटिक प्रोफाइलिंग अपनी करानी तो कितना खर्चा आता होगा? अभी तो काफ़ी सीक्वेंसिंग कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो गई है, तो मे बी अब 20-25 हज़ार रुपये में जेनेटिक प्रोफाइलिंग हो जाती है, मैक्सिमम तो 20 यानी हज़ार अगर रुपये। एक कपल को कराना तो 50,000 में? हाँ, 30 से 40 हज़ार में हो जाएगा। अच्छा, और उसको पता चल जाएगा कंपैटिबिलिटी क्या एग्जैक्टली है। और ये बहुत करना ही ये चाहिए। करना ही चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम हो सकता है कि हम लकी हों, हम बच जाएं, बट जब लोगों के ऊपर आता है इस तरह के प्रॉब्लम्स, तब रियलाइज होता है कि हमें इस तरह का जो है टेस्ट को ऑप्ट करना चाहिए था। नीरज जी, और भी मैं जानना चाहूँगा कि और किस तरह के काम आपके होते हैं। जैसे एक तो मुझे पता है कि गट माइक्रोब्स पर आप काम करते हैं, उसके साथ साथ ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि आर्कियोजेनेटिक्स की, उसमें क्या फ्यूचर है? क्योंकि अभी जब से एआई आया है तो लगभग सभी ही फील्ड अपने आप को अपग्रेड कर चुकी हैं। तो और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस फील्ड में, और किस तरह की इंफॉर्मेशंस हमारे पास आ सकती हैं, या ऐसी कोई डिसीज़ है जिसका हमें सॉल्यूशन मिल सकता है जो अभी बहुत दिन से लाइलाज है? जैसे कि एक तो जो मैं काम करता हूँ उसका स्कोप है डी एक्सटिंक्शन। जैसे कि बहुत सारे प्रजातियां हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। जैसे डॉग की कुछ ऐसी वैरायटीज हैं, ब्रीड्स हैं। हमें डॉग का काफ़ी सारा वो मिला, सीक्वेंसेस मिले हैं जो कि अर्लीस्ट डॉग थे इंडिया में 6000 ईयर्स पहले। चीता, रिसेंटली चीता एक्सटिंक्ट हो गया इंडिया से। तो वो जो इंडियन चीता था वो बिल्कुल हो सकता है कि अलग हो, अफ्रीकन चीता से क्लोज ना हो, क्योंकि हमारा इंडियन चीता यहाँ पे हजारों सालों से सर्वाइव किया, बाद में ख़त्म हो गया। तो हमने उसका जो डीएनए सीक्वेंस किया, ठीक है, एक्सटिंक्ट चीता का, क्योंकि म्यूजियम में बहुत सारे के स्किन सैंपल रखे हुए थे। अच्छा। तो हमने उनका डीएनए सीक्वेंस किया, और सीक्वेंसिंग से हमें चला पता कि अफ्रीकन चीता से हमारा इंडियन चीता काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जीन में। तो आज के टाइम पे एक टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर कैस। क्रिस्पर से हम क्या कर सकते हैं कि डीएनए को एडिट कर सकते हैं। हमने अफ्रीकन चीता का एक सेल लिया और हमने देखा कि इंडियन चीता से इतना अलग है, तो उस अफ्रीकन चीता के सेल के जो डीएनए है ना, उसको उस पॉइंट्स पे हमने चेंजेस कर दिए। और फिर रिवाइव कर लेंगे। ठीक है, तो अब तो वो जो सेल है वो हो गया एज अ इंडियन चीता। फिर उस सेल्स को हमने बना दिया इम्ब्रियो बना करके हमने जो अफ्रीकन चीता के वोम में डाल दिया। तो अफ्रीकन चीता जो है इंडियन चीता के बच्चों को जन्म देगी। तो इस तरह वाह। के काम हम प्लान कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी तो सीक्वेंसेज आ गए हैं इंडियन एक्सटिंक्ट चीता के, हम अभी प्लान कर रहे हैं। हमारा जो पार्टनर इंस्टीट्यूट है उनके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, बट अभी इसके बारे में हम और जानकारी नहीं दे पाएंगे। वैसे बीमारियों का है, बहुत सारे ऐसे जेनेटिक बीमारियां जैसे मैं बताया कि आप उससे बच सकते हैं। अगर आप बच नहीं पाए तो भी आपके पास एक ऑप्शन है, क्रिस्पर कैस से हम जो है उन, जैसे सिकल सेल एनीमिया हुआ या थैलेसीमिया हुआ, अगर वो डीएनए में आ चुका है सारे सेल्स में आपके, तो उस क्रिस्पर कैस एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम से हम उन पॉइंट्स जा करके उस डीएनए म्यूटेशन को चेंज कर सकते हैं। बट इसका जो कॉस्ट पता कितना आएगा अभी? इसका कॉस्ट पर सैंपल आएगा कम से कम 10 से 15 करोड़ के बीच में। तो ये जो अभी हमने न्यूज़ देखी कि गवर्नमेंट एक प्लान ला रही क्रिस्पर का ही सिकल सेल डिसीज़ के लिए, तो ये गवर्नमेंट इसलिए कर रही है क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये गवर्नमेंट का प्लान है, बट गवर्नमेंट ये सोच रही है कि ये जो टेक्नोलॉजी है होता है फ्यूचर में, कोई भी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में सस्ती होती है। बट अभी का जो प्राइस मैं बता रहा हूँ, ये एक सिकल सेल पेशेंट को सही करने में अभी यूके में किया है एक पेशेंट को, उसकी जो लागत थी 100 करोड़ रुपए के आसपास थी। तो अभी मैं बता रहा हूँ 10 से 15 करोड़ रुपए, हो सकता है फ्यूचर में वो कुछ लाख में आ जाए। बट अभी का जो कंडीशन है ये काफ़ी एक्सपेंसिव ये टेक्निक है। तो दो चीज़ें इसमें, एक तो मुझे ये जानना है कि ये जो डीएनए मैटर आप लेते हैं, ये कब एक्सपायर होता है? मतलब आप जैसे बोले कि उसका म्यूजियम में स्किन सेल हमें मिल गई, वो कब तक पड़ा रहता है कि आप नहीं उसको तो मैं तो एक्सट्रैक्ट कर निकालता पाते? हूँ डीएनए 5000, 6000, 10,000 ईयर ओल्ड बोन से। तो ये तो रिसेंट सैंपल हैं, 200 साल पुराने सैंपल्स हैं, 300 साल पुराने सैंपल्स, तो तो ऐसा काफ़ी। भी होता है कि हम्म। कोई ऐसी चीज़ है जिसका फिर उससे डीएनए सैंपल नहीं निकल सकता? हाँ, अगर वो काफ़ी सैंपल फॉसिलाइज्ड हो गया, अच्छा। मतलब ऑर्गेनिक चेंज हो गया इनऑर्गेनिक में, तब मुश्किल इनऑर्गेनिक होगा। में तब मुश्किल या होगा। अगर जो ठंड के इन्वायरमेंट होते हैं जैसे रशिया हुआ या साइबेरिया हुआ, वहाँ पे तो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन कितना भी पुराना सैंपल हो हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
और इसमें भी जो हम रिवाइव कर रहे हैं वो हम स्पीसीज ही कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को नहीं कर सकते हैं। नहीं, व्यक्ति को नहीं कर सकते नहीं कर हैं, सकते क्योंकि क्योंकि हम डीएनए रेसिपी ही है। एग्जैक्टली क्योंकि पर्टिकुलर व्यक्ति में तो हजारों म्यूटेशंस होंगे। स्पीसीज में क्या, हाँ कर सकते हैं, कुछ हद तक कर सकते हैं। क्रिस्पर जैसी CRISPR टेक्नोलॉजी अगर इवॉल्व हाँ होती करते है। हैं, पर उसका क्या यूज़ है? सपोज दैट कि कोई इंसान मर गया, उसका हमें DNA सीक्वेंसेस मिल गया, तो अगर हम बना भी सकते हैं, पर उसका फ़ायदा क्या होगा? कोई चाहे, लेकिन वही है, फिर वहां पर वो आ जाएगा, वो वही व्यक्ति आने है वाले कि नहीं। टाइम में होगा, आने वाले 200 सालों में ये भी टेक्नोलॉजी होगी, रोबोटिक्स एथिकल होगा। चैलेंजेस क्या आने वाले हैं अगले 50 एथिकल साल में? चैलेंजेस में ये है कि जो CRISPR Cas टेक्नोलॉजी से आपने रिवाइव कर दिया, ठीक है, अगर कुछ उसमें एरर हो गया, तो फिर अगर आप एरर हो गया, बच्चा तैयार हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, अब उसको भी आपको पता है कि इसके अंदर एरर हो गया है, बट फिर भी उसको रिप्रोड्यूस करने का चांस तो मिलेगा ना। तो ये एथिकल कंस्ट्रेंट्स होते या हैं। तो उसको खत्म करने का एक एथिकल वो नहीं आएगा। तो वो तो फिर कहाँ से कौन फिर देगा इस तरह के परमिशंस? आपको कहाँ कहाँ लगता है कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों में नहीं खर्च करना चाहिए, या ऐसे प्रोजेक्ट्स को और इन प्रोजेक्ट्स को बढ़ाना चाहिए? देखिए, मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी हेल्थ केयर रिलेटेड फील्ड है रिसर्च इंडिया में, वो उसमें काफ़ी फंडिंग रिक्वायरमेंट होती है, फंडिंग एंड मैनेजमेंट। तो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट हैं उन पे उनको कोलेबोरेशन करना चाहिए प्राइवेट कंपनीज से, एंड क्योंकि एक आप कोलेबोरेशन का इन्वायरमेंट होना चाहिए। यहाँ पे इंडिया में क्या है कि जो 90% लैब्स हैं वो इंडिपेंडेंट काम करती हैं, एक लैब एक प्रोजेक्ट 10 लोग काम कर रहे हैं। इससे हमारा जो फंडिंग रिसोर्सेज भी होता है वेस्ट होता है, एंड हमारा कुछ एक प्रोडक्ट निकल कर नहीं आ पाता है। तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड फोकस रिसर्च, फंडिंग का प्रॉपर यूटिलाइजेशन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं इसलिए पूछा था कि क्लोनिंग जैसी चीज़ें, अब ये कुछ गवर्नमेंट बैन कर देती हैं कि अनएथिकल ही है, तो अब इसमें इमेंस पॉसिबिलिटीज़ है। कल को ऐसा होगा कि लोग अपने बच्चे चूज़ कर रहे हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं कि हमको भाई ऐसे शाहरुख खान जैसा चाहिए या ऐसा तो वो चाहिए। तो आप अभी अभी भी कर सकते हैं तो कस्टमाइज। ये अब इस पर कोई एथिकल? नहीं, क्लोनिंग करने की क्या जरूरत है? आप IVF करिए, IVF में आप देख लीजिए 9 एम्ब्रियो बने हैं, 10 एम्ब्रियोज, आप देख लीजिए उसमें किसके कर्ली हेयर्स इसमें हैं। कितना खर्चा है? ये तो इसमें तो 1 लाख के नीचे का खर्चा है। अच्छा। बट इसमें भी हम नहीं देख सकते हैं ट्रेड्स क्या हैं, बट कुछ हद तक जो हार्मफुल ट्रेड्स हैं वही हम बता हाँ, वो सकते ये हैं। देख सकते हैं कि हेल्दी एग्जैक्टली सबसे बट हेल्दी कौन सा हाँ, है। बट आप कर्ली टेल्स का भी दे सकते हैं, आप आई कलर का भी बता सकते हैं कि ब्राउन आइज, ब्लू आइज, हर एक एम्ब्रियो का आप लिस्ट आउट कर सकते हैं कि इसमें ये ट्रेड्स हैं, ये ट्रेड्स हैं, ये ट्रेड्स हैं, और एथिकली करेक्ट भी है। बट हम ये नहीं बता सकते हैं कि किस कास्ट ग्रुप का ये एम्ब्रियो है, मतलब डोनर कौन है, वो अनएथिकल होता है। बट आप लिस्टिंग आउट कर सकते हैं कि 10 एम्ब्रियो के ये 10 पैरामीटर्स हैं, आप चूज कर लो इसमें से आप क्या चाहते हो। नीरज जी, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड में हैं, जहाँ से एक 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 हमारे पास ये टूल है कि हम अपने फुटप्रिंट्स छोड़ते ही जा रहे हैं। डीएनए वो हमारे अंदर सब कुछ रखा ही हुआ है, जब से फर्स्ट सेल से मुझे लग रहा है रखा होगा। मैंने सुना था आपने एक जगह कहीं बोला कि 98% हमने डिकोड नहीं किया है अ, अपने डीएनए को, मतलब ये एक्सप्रेस नहीं हुआ। तो 98% वही इंफॉर्मेशन है जो पुरानी वो तो है। आपने बोला ना कॉन्शियस माइंड और हम्म। जो सब कॉन्शियस जो रियल्स है। होता है ना एक्सप्रेशन का जो तरीका होता है। हम्म। तो जो 98% जो DNA हमारा है, जो कि कोई प्रोटीन नहीं बनाता है, कुछ हम्म। एक्सप्रेशन नहीं है, वो बैठा हुआ है हर सेल में, उसका भी कुछ रोल वो होगा। धीरे धीरे एक्सप्रेस होगा। धीमे धीमे हमें चलेगा पता फ्यूचर में। आपको क्या हाँ, लगता है हम किस चीज में इवॉल्व होंगे, होमोसेपियंस? हम इवॉल्व नहीं होंगे, हम तो खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे हम तो। हमारी कोई ब्रांच आगे जाएगी? नहीं, हमारा तो इतना इतना लेस डाइवर्स हमारा स्पीसीज है, तो हम काफ़ी वल्नरेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा तो वल्नरेबल हैं। हमारी जैसी इंटेलिजेंट स्पीसीज आगे आएंगी? हमारे तो क्लोज तो हमें तो कोई दिखता नहीं है इस क्लोज तो नहीं दिखता। अर्थ पे। मे बी डॉग आ सकते हैं, डॉग डॉग भी काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है। जिसके नंबर बढ़ेंगे वो हम्म। उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होंगे इवॉल्व होने का। क्योंकि अभी इसमें कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं, और मैं भी कभी कभी चैट जीपीटी से पूछने लगता हूँ कि अभी वो खाली है, मैं भी खाली हूँ, तो और क्या बात करें। तो चैट जीपीटी से पूछना, तो इस तरह के इंफॉर्मेशन की साइबॉर्ग्स आ सकते हैं, हाफ ह्यूमन हाफ मशीन काइंड ऑफ, हम अलग अलग स्पीसीज बन सकती है। अभी हम प्योर ऑर्गेनिक स्पीसीज की तरफ ह्यूमन तो नहीं सरवाइव कर पाएगा, तो हो सकता है किसी मशीन बेस्ड स्पीसीज, क्योंकि नॉलेज जिस तरह से बढ़ रही है। देखिए, वो तो कभी नहीं हो सकता है। आप मैं देता हूँ एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि हमारा एक सेल बनाने का, जैसे एक एक मान लीजिए स्पर्म सेल्स बन रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, हर घंटे बन रहे हैं, करोड़ों बन रहे हैं। उसको अगर लेबोरेटरी बनाओगे तो आप पूरे जो US की इकोनॉमी है ना 30 ट्रिलियन की, 25 ट्रिलियन की, वो लग जाएगा एक स्पर्म सेल बनाने में।
लैब में। इस लैब में। तो जो इवोल्यूशन हुआ है, जिस डायरेक्शन में हम इवॉल्व हुए हैं, अब ठीक है मशीन तो आ जाएगी, मशीन रिप्रोड्यूस कैसे करेगी? तो वो प्रॉब्लम है रिप्रोडक्शन। पूरा का पूरा खेल रिप्रोडक्शन का है। इस धरती पे कोई भी स्पीसीज आया उसका एक ही मकसद है, रिप्रोडक्शन। हमारा जो इवोल्यूशन डेवलपमेंट हुआ है ना, हमारा बॉडी, हम जो खाना खा रहे हैं, जो हमारे ट्रेड्स हैं, बाल, आँख, सब कुछ के पीछे एक ही लॉजिक है, रिप्रोडक्शन। नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इतनी अगर मैंने ट्राई किया है कि अच्छे प्रश्न मैंने रखे हों और दर्शकों को न केवल इतिहास बल्कि मॉडर्न में क्या चल रहा Exactly. है, इस फील्ड की क्या पोटेंशियल है, फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, अलार्मिंग सिचुएशन क्या है, तो इंटरकास्ट मैरिजेस हमें स्टार्ट करनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए हम सिटीज़ नहीं तो स्टेट्स ट्रू बदलना प्रारंभ करें। आप टेस्टिंग कर लीजिए, जेनेटिक हाँ टेस्टिंग देख लीजिए, उसमें कितना डिस्टेंस है। हाँ, अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो हम Exactly. एटलीस्ट जेनेटिक ऐसा भी टेस्टिंग नहीं कर है लें। कि आप सेम कास्ट में करिए, बट जेनेटिक डिस्टेंस अगर ज़्यादा अच्छा है हाँ तो तो आप बगल मोहल्ले में भी आप कर प्लान लीजिए। कर सकते हैं। अगर नहीं अच्छा है तो आप उसके अलग अलग तरीके होते हैं। तो मतलब जो हमारा गोत्र सिस्टम था वो सही था, लेकिन ये जातियां जो यस, हमने गोत्र इवॉल्व सिस्टम किया। एकदम बिल्कुल सही था, बट गोत्र सिस्टम भी अब काम नहीं करेगा। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया तो गोत्र सिस्टम भी कहाँ काम करेगा? वो तो बनाया गया था 2 लाख लोगों के लिए गोत्र सिस्टम, बट अभी जो है 150 कहाँ? करोड़ हो गए। हाँ, अभी गंगा प्लेन में ही हो गए 60 करोड़ लोग। हम्म, तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े नीरज जी। थैंक यू सो नमस्ते। मच, थैंक्स बुलाने के नमस्ते। लिए।